अध्याय 71। गिरती हुई हृदय ज्वाला को वश में करना। सील लगाने के बाद चौकस निगाहों के सामने धीमी गति से टॉवर में चला गया। हालांकि उसके हृदय में हृदय ज्वाला बन रही थी, लेकिन इसका उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। सू कियान इन अकेडमी के ग्रैंड एल्डर गूफी के पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी आंखों में अभी भी चिंता की एक झलक थी। सू कियान चिंतित महसूस कर रही है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-0। इसके बाद गूफी परत दर परत नीचे उतरी और केवल सू कियान ही पीछे चल रही थी। उनके कदमों की आवाज़ खाली टॉवर में गूंज रही थी। थोड़ी देर में वे दोनों ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर की अंतिम मंजिल के केंद्र में पहुंच गए। यहाँ पिछली मंजिलों की तरह अगले स्तर से जुड़ा एक ब्लैक होल था। हालांकि इस अंतिम मंजिल पर ब्लैक होल टॉवर के सबसे निचले हिस्से तक जाता था। इस ब्लैक होल के ऊपर एक उल्लेखनीय स्थानिक उतार चढ़ाव था। ये वह सील थी जिसने गिरे हुए हृदय की ज्वाला को दबा रखा था। तोड़ो, गूफी ने अपनी बाँह उठाते हुए धीरे से चिल्लाया। उसकी उंगलियों से प्रकाश की एक अजीब किरण निकली और स्थानिक सील से टकराए। हवा एक पल के लिए हिंसक रूप से कांप उठी और जैसे ही धूल जमी, सील टूट गई थी। ये सील, जो वर्षों से गिरे हुए हृदय की ज्वाला के हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी, अब गूफी द्वारा आसानी से चकनाचूर हो गई थी। सू कियान को आश्चर्य हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-0। सू कियान ने एक बार फिर गूफेल की ताकत के बारे में अपनी समझ को अपडेट किया। सील टूटने के साथ हृदय की ज्वाला की अनुभूति तुरंत तेज हो गई। हवा का तापमान तेजी से बढ़ा, बहुत गर्म हो गया। स्पष्ट रूप से हवा विकृत होने लगी। अचानक क्षेत्र में एक बार शांत ऊर्जा पानी की तरह उबलने लगी, जिसमें धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। सू कियान को संदेह होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-0। टावर के नीचे से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस करते हुए सू कियान की आंखों में एक बार फिर संदेह की चमक आ गई। उसे गूफी की ताकत पर संदेह नहीं था, बल्कि यह कि गिरे हुए हृदय की लौ वास्तव में भयानक थी। वरिष्ठ, क्या आप गिरे हुए हृदय की लौ को वश में करने में वास्तव में आश्वस्त हैं? अगर हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो ये हमारी आंतरिक अकादमी के प्रति अपनी नफरत के साथ हम सभी को नष्ट कर देगी। सू कियान ने गंभीरता से पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि चीजें इस बिंदु पर पहुंच गई थीं, फिर भी उनके पास पीछे हटने का समय था। गूफी की ताकत के साथ इस जगह को फिर से सील करना अभी भी लंबे समय तक टिक सकता था। हालांकि इतनी दूर आने के बाद गूफी डर के मारे पीछे हटने से संतुष्ट नहीं होगा। एक गिरे हुए दिल की लौ को वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस देखो, गूफेल ने एक खारिज करने वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसका लहजा घमंडी लग रहा था, लेकिन सू कियान उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास महसूस कर सकती थी। उस तरह का आत्मविश्वास उसकी ताकत से उपजा था। बिना किसी और बात के गूफी तुरंत ब्लैक होल में चला गया। सू कियान चिंतित महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-0। गूफी के एक निश्चित दूरी पर उतरने के बाद छेद की पहले से काली गहराई में कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। यह मैग्मा का एक विशाल समुद्र था। हालांकि यहाँ का मैग्मा स्पष्ट रूप से गहरा लाल था, सामान्य मैग्मा से कहीं ज्यादा गहरा, मानो उसमें खून की अनगिनत बूंदें मिली हुई हों। मैग्मा का पूरा समुद्र एक भयानक रंग बिखेर रहा था। गूफी की आकृति मैग्मा के समुद्र के ऊपर मंडरा रही थी। उसकी नज़र अचानक एक निश्चित स्थान पर केंद्रित हो गई। वहाँ मैग्मा की गहराई से धीरे धीरे एक हिंसक और भारी ऊर्जा उभर रही थी। जैसे ही यह हिंसक ऊर्जा बढ़ी, मैग्मा की दुनिया की शांति बिखर गई। ऐसा लग रहा था कि कहीं से एक भयंकर हवा उठ रही थी, जो मैग्मा को आग के रंग की ऊंची लहरों में बदल रही थी, जो भारी रूप से नीचे गिर रही थी। इसके बाद जो गर्जना हुई, वह पहाड़ों के ढहने और धरती के फटने जैसी थी। गिरे हुए हृदय की ज्वाला, बाहर आओ। हालांकि हंगामा बहुत ज्यादा था, लेकिन गूफेई के लिए ये कुछ भी नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति शांत रही और वह नीचे की ओर चिल्लाया, हुश। जैसे ही गूफेल की आवाज़ गिरी, मैग्मा की सतह लहरों में फट गई। उगते हुए मैग्मा के भीतर से एक विशाल, लगभग पारदर्शी अग्नि अजगर, जिसका सिर एक छोटे पहाड़ के आकार का था, अदृश्य लपटों से ढका हुआ, सतह से टूट गया। यह अपने साथ एक भयानक ऊर्जा लेकर आया, जिससे गूफेई के सामने आते ही उसके आसपास का स्थान कांप उठा। इस विशाल, पारदर्शी अग्नि अजगर, मानो सहस्राब्दियों से कैद हो, ने अपना विशाल सिर उठाया। एक तेज ध्वनि तरंग तेजी से फैली और इसके विस्तार के साथ मैग्मा दुनिया अनगिनत बमों से टकराती हुई प्रतीत हुई। गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़ें लगातार गूंजती रहीं। मैग्मा हवा में उछला और लपटें सभी दिशाओं में फैल गईं। लगभग उन्मत्त विस्फोट के बाद विशाल पारदर्शी अग्नि अजगर अचानक ऊपर से नजर आने का एहसास हुआ। इसने अचानक अपना विशाल सिर उठाया और इसकी त्रिकोणीय पुतलियां, अदृश्य लपटों से जलती हुई, समुद्र के ऊपर आकाश में खड़े एक युवक की आकृति पर टिक गईं। मुझे मार दो और तुम यहाँ से भाग सकते हो। अग्नि अजगर की नज़र देखकर गूफी मुस्कुराए और लापरवाही से बोली। गिरने वाले हृदय की लौ को गुस्सा आता है। भावनात्मक मूल्य 20।
कई वर्षों तक यहाँ दबाए जाने के कारण गिरे हुए हृदय की लौ ने पहले से ही कुछ बुद्धिमत्ता विकसित कर ली थी और सभी मनुष्यों के प्रति गहरी नाराजगी रखता था। यह उस दुस्साहसी युवक पर क्रोधित होकर घूरता था जिसने उसे भड़काने की हिम्मत की थी। ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित कि गूफी इस मैग्मा गड्ढे को कभी भी जीवित नहीं छोड़ेगा। हिस्ट, अगले ही पल पारदर्शी अग्नि अजगर के विशाल सिर ने आग का एक स्तंभ बाहर निकाल दिया। गूफी की आकृति तेजी से आगे बढ़ी, अदृश्य अग्नि अजगर के करीब पहुंची और अपनी हथेली से एक विशाल अग्नि स्तंभ को उससे टकराने के लिए फेंका। जैसे ही दो ऊर्जाएं टकराईं, धधकते आकाश क्यूई रिफाइनिंग टॉवर प्रभाव से कांप उठा। क्या ये शुरू हो गया है? बाहर कई छात्रों और बड़ों ने शक्तिशाली शॉकवेव को महसूस किया। शॉकवेव इतनी भयानक थी कि कई लोग पीले पड़ गए। सभी बड़ों ने एक साथ अपने हाथ उठाए। सभी इन अकेडमी के छात्रों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बना दिया। टॉवर के नीचे, मैग्मा समुद्र के ऊपर, एक टकराव के बाद गूफेर की सांस स्थिर रही, स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ पकड़े हुए। उसने गिरे हुए दिल की लौ को भड़काने के लिए किसी भी शब्द का उपयोग नहीं किया, इसके बजाय उसकी आंखों में लपटें जल उठीं। अगर ये लड़ना चाहता है तो इसे लड़ने दो। यह अदृश्य अग्नि अजगर वास्तव में परेशान करने वाला था, लेकिन यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। चूंकि यह छिपा हुआ है, इसलिए मैं अपने हमलों को हर कोने को कवर करने देता हूं और देखते हैं कि यह कहां भाग सकता है। डूक्यूई की विशाल मात्रा जमीन की ओर बढ़ी, जिससे मैग्मा फट गया, लाल लपटें बिखर गईं। कभी कभी चीखने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। इस भारी लाभ ने गूफी को आसानी से पकड़ने की अनुमति दी। अग्नि अजगर की आत्मा अंततः उसे वश में कर लिया। अग्नि आत्मा ने गूफी के हाथों में संघर्ष करना बंद करने से पहले एक आखिरी विलाप किया। तल पर मैग्मा शांत हो गया। बस 1 या 2 मिनट में अदृश्य अग्नि अजगर वश में हो गया। गूफी ने फिर गिरे हुए हृदय की ज्वाला को परिष्कृत करना शुरू किया। तीव्र लपटें भयंकर रूप से जल रही थीं, लेकिन गूफी द्वारा आसानी से परिष्कृत की जा सकती थीं। आग धीरे धीरे बिना किसी अशांति के उसके शरीर में विलीन हो गई। अब गूफी ने पहले से ही 2 प्रकार की स्वर्गीय लपटों को परिष्कृत किया था, और लपटों का अंतिम सम्मिलन स्वाभाविक रूप से गिरे हुए हृदय की ज्वाला से अधिक मजबूत था। इसलिए शोधन प्रक्रिया कठिन नहीं थी। गिरे हुए हृदय की ज्वाला को परिष्कृत करने के बाद गूफेल ने अपनी आंखें खोलीं और मैग्मा स्कै को देखना जारी रखा। उसने पहले इन अकेडमी की क्षतिपूर्ति का उल्लेख किया था। इस प्रकार उसने याओ तियानहुओ की लाश के पास से फॉलन हॉट फ्लेम के शिशु रूप को वापस लाने के लिए मैग्मा सागर में उतरने का फैसला किया, जैसा कि मूल कहानी में वर्णित है, और इसे इन अकादमी को सौंप दिया। इस तरह इन अकादमी फॉलन हॉट फ्लेम की अनुपस्थिति के कारण धीरे धीरे अपनी अनूठी विशेषताओं को नहीं खोएगी, इसके बजाय ये और भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि पिछली फॉलन हॉट फ्लेम बेहद हिंसक थी, ये कभी कभी फट जाती थी, और इसकी घृणा से भरी प्रकृति ने इसे पूरी इन अकादमी को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन शिशु फॉलन हॉट फ्लेम, जिसे छोटी उम्र से इन अकादमी द्वारा पाला और पोषित किया गया था, अंततः इन अकादमी को अपना घर मान लेगी और उसकी रक्षा करेगी। अध्याय 72 अग्नि छिपकली जाति, आकाश अग्नि आदरणीय। जैसे जैसे गूफी गहराई में उतरता गया, फॉलन हॉट फ्लेम जिसे उसने अभी अभी वश में किया था, कांपने लगा और अधिक भयंकर रूप से जलने लगा। ऐसा लग रहा था कि यह मैग्मा की गहराई की ओर तेजी से खींच रहा है, मानो ये किसी से मिलना चाहता हो। ऐसा लगता है कि फॉलन हॉट फ्लेम नीचे आदरणीय याओ तियानहुओ की उपस्थिति को महसूस कर रहा है। गूफी ने भौहें उठाईं। ये सुविधाजनक था, क्योंकि मैग्मा आसपास के वातावरण की धारणा में बाधा डालता है, जिससे फॉलन हॉट फ्लेम के अपने पूर्व स्वामी से कनेक्शन का उपयोग करके नेविगेट करना आसान हो जाता है। फॉलन हॉट फ्लेम के मार्गदर्शन का पालन करते हुए गूफी ने अपनी दिशा को लगातार समायोजित किया, मैग्मा समुद्र में गहराई तक उतरते हुए। दूरी में प्रकाश की एक अजीब सफ़ेद अंगूठी दिखाई दी। हुश! अचानक हवा का एक तेज झोंका उस पर टूट पड़ा। इस महत्वपूर्ण क्षण में गूफी ने आश्चर्यजनक स्तर की सजगता दिखाई। अपने पैरों के नीचे हरे रंग की रोशनी की चमक के साथ उसका शरीर एक अजीब चाप में मुड़ गया, जिससे आसानी से हमला चकमा दे गया। जैसे ही वह जल्दी से पीछे हटा, गूफी ने अपनी निगाहें झोंके के स्रोत की ओर घुमाईं। उसकी चौकस निगाह के नीचे, लगभग 30 मीटर दूर, मैग्मा के भीतर एक लाल आकृति घूम रही थी। इसका पूरा शरीर चमकीला लाल था, जो आसपास के मैग्मा के साथ घुल मिल गया था, जिससे सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बिना इसे नोटिस करना मुश्किल हो गया था। प्राणी का शरीर लाल तराजू से ढका हुआ था। लगभग आधा मीटर लंबी लाल पूंछ वाली पूंछ 2 पैरों पर खड़े होने पर थोड़ी हिल रही थी। हालांकि इसके पैर असामान्य रूप से बड़े थे और इसका गोल सिर महीन तराजू से ढका हुआ था। इसकी छोटी आंखें क्रूरता के संकेत के साथ चमक रही थीं। प्राणी का मुंह थोड़ा खुला, जिसमें नुकीले दांतों की पंक्तियां दिखाई दे रही थीं, जो एक छिपकली की तरह थीं जो सीधी चल सकती थीं। यह मूल कहानी में वर्णित अग्नि छिपकली जाति होनी चाहिए। एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में गूफी अजीब प्राणी से बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। चिरप चिरपे। जैसे ही गूफी ने मैग्मा प्राणी को देखा, उसने भी उतनी ही क्रूरता से उसकी ओर देखा।
कुछ देर की झड़प के बाद प्राणी की आंखें अचानक द्वेष से चमक उठीं और एक तीखी चीख निकली। इसकी पूंछ फड़फड़ाई और इसके तीखे पंजे मैग्मा को चीरते हुए सीधे गूफी पर टूट पड़े। फायर लिजर्ड की कम ताकत के साथ गूफी ने अपनी आस्तीन की एक लहर से इसे आसानी से हटा दिया। डूक्यूई की एक धार निकली जिसने फायर लिजर्डमैन को उड़ा दिया, जिससे वह मर गया। गूफी ने फिर अपने हाथ से चूसने की हरकत की और उसकी हथेली में एक छोटा चमकीला लाल मनका दिखाई दिया। मनके से एक हल्की झुलसाने वाली चमक निकली जिसमें एक शक्तिशाली और हिंसक अग्निगुण ऊर्जा थी। एक पल के लिए उत्सुकता से मनके की जांच करते हुए गूफी ने फिर लापरवाही से इसे अपने स्टोरेज रिंग में फेंक दिया। ये सिर्फ एक सम्राट स्तर के छिपकली आदमी का मूल था जो उसके लिए बिल्कुल बेकार था। जैसे ही उसने देखा पारदर्शी प्रकाश वलय पर फिर से ध्यान केंद्रित करने ही वाला था कि गूफेल की नज़र मैग्मा के पश्चिमी भाग की ओर चली गई। वहां मैग्मा अचानक हिंसक रूप से मंथन करने लगा। कुछ ही क्षणों बाद लाल आकृतियों का एक बड़ा समूह मछलियों के झुंड की तरह आगे बढ़ा। ये जीव बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। गूफी ने भौहें सिकुड़ी। वह लंबे समय तक लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था। फायर लिजर्डमैन के झुंड में पहले से ही कुछ ऐसे थे जिनकी ताकत डू एंसेस्टर स्तर की थी। गूफी को पता था कि फ्लेम लिजर्डमैन रेस में ऐसे लोग थे जिनकी ताकत डू एंसेस्टर से भी ज्यादा थी, और अंदर ही अंदर 2 लिजर्डमैन भी थे जो हाफ सेंट लेवल तक पहुंच चुके थे। अगर उन दोनों को सतर्क कर दिया जाता तो वह वास्तव में खतरे में पड़ सकता था। मेरे रास्ते से हट जाओ। गूफी की गति के साथ वह आसानी से लिजर्डमैन से आगे निकल गया। जैसे ही वह मैग्मा से गुजरा उसके पीछे पीड़ा भरी चीखें गूंजने लगीं। अपने रास्ते में आने वाले कई फायर लिजर्डमैन को हराने के बाद गूफी आखिरकार सफ़ेद रोशनी के घेरे के पास पहुंच गया। एक तेज हरकत के साथ उसने एक शक्तिशाली हथेली का वार किया जिससे एक लिजर्डमैन लाइट रिंग से दूर उड़ गया। फिर वह सफ़ेद रोशनी के घेरे में जा घुसा। जैसे ही गूफी अंदर गया आसपास का मैग्मा चमकने लगा। एक बार फिर से मंथन करें, धीरे धीरे घूमते हुए रहस्यमय तरीके से असंख्य छिपकली पुरुषों की नज़रों से ओझल हो जाएं। गूफी के प्रकाश ढाल में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद कई रक्त लाल आकृतियां बिजली की तरह मैग्मा से गुजरती हुई उस क्षेत्र में पहुंचीं। इन आकृतियों को देखकर आसपास के अग्नि छिपकली पुरुष जल्दी से घुटने टेक दिए। ऐसा लग रहा था कि यह प्रजाति स्थानिक ऊर्जा में हेरफेर करने में माहिर नहीं थी। डू वेनेरेट स्तर के अग्नि छिपकली पुरुष ये पता नहीं लगा पाए कि सफ़ेद प्रकाश वलय के भीतर क्या हो रहा था। वे हताशा में दहाड़ने लगे लेकिन असहाय थे। कुछ गुस्से से दहाड़ने के बाद रक्तलाल आकृतियां अनिच्छा से हार मान गईं। छिपकली पुरुषों को दूर ले जाने से पहले प्रकाश ढाल पर एक अंतिम नाराजगी भरी नजर डाली। जैसे ही वे चले गए क्षेत्र एक बार फिर शांत हो गया। सफ़ेद प्रकाश वलय के अंदर गूफी प्रकट हुआ और उसने खुद को एक कंकाल को घूरते हुए पाया। कंकाल पर एक छोटी सी गिरती हुई हृदय ज्वाला चुपचाप जल रही थी। ज्वाला गूफी के भीतर की ज्वाला से बहुत छोटी थी और इससे निकलने वाली गर्मी बहुत कम तीव्र थी। उसी समय गूफेल को लगा कि कोई आध्यात्मिक उपस्थिति उसे देख रही है। बाहर आओ, गूफेल ने कंकाल को पुकारा। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी एक चमकदार सफ़ेद रोशनी चमके अचानक हड्डियों से बाहर निकल आया, एक अस्पष्ट बुजुर्ग व्यक्ति में तब्दील होने से पहले छटपटाता हुआ। उस व्यक्ति ने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, उसके बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद थे और उसके वृद्ध चेहरे पर उसकी अन्यथा शांत आंखों में ज्ञान की एक हल्की चमक थी। याओ तियान हुओ को झटका और घबराहट का अनुभव होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 6-0। ये सोचना कि इतनी कम उम्र में आप पहले से ही डू पूर्वज स्तर के शिखर पर पहुंच चुके हैं और आपकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत है। बूढ़े व्यक्ति की नज़र गूफेई पर पड़ी जिसमें प्रशंसा का एक संकेत दिखाई दे रहा था। गूफेल जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति दुर्लभ था, यहाँ तक कि बूढ़े व्यक्ति के युग में भी। आप मेरी प्रशंसा करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं, गूफेई ने शांति से जवाब दिया। ऐसी प्रशंसा पहले भी कई बार सुनी थी। ये देखकर सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग मुस्कुराए। उनकी हड्डियों के भीतर से निकला एक गर्व उनके हाव भाव से झलक रहा था। मैं याओ तियान हुआ हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे स्काईफायर वेनेरेबल भी कहते हैं। वेनेरेबल की यह उपाधि दर्शाती है कि वह अपने जीवन काल में डू वेनेरेबल स्तर पर पहुंच गया था। ये सुनकर गूफी अविचलित रहा और सीधे पूछा, फॉलन हॉट फ्लेम की पिछली प्रतिक्रिया को देखते हुए आप इसके पिछले स्वामी होंगे। आपने सही अनुमान लगाया, मैं वास्तव में फॉलन हॉट फ्लेम का पिछला स्वामी था, स्वर्गीय अग्नि वेनेरेबल ने हंसते हुए कहा। जब उसने छोटी फॉलन हॉट फ्लेम को देखा तो उसकी निगाहें पुरानी यादों में खो गईं। सालों पहले मैंने इस मैग्मा समुद्र में फॉलन हॉट फ्लेम की खोज की थी। इसे वश में करने में मुझे कई साल लग गए और उस समय मैंने जिस फ्लेम को पकड़ा था वही अब आपके भीतर है। जब स्काईफायर वेनेरेबल ने अपना अतीत बताना शुरू किया तो गूफी ने बिना किसी रुकावट के चुपचाप सुना। अध्याय 73। बड़े भाई, क्या तुम मुझे घर ले जा सकते हो? उस समय मैं अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता था, ये सोचकर कि मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ। उस गिरे हुए हृदय की ज्वाला को वश में करने के बाद मैं वहां से नहीं गया।
इसके बजाय मैं उत्सुक था और इस मैग्मा की दुनिया में और गहराई तक गया। स्काईफायर वेनेरेबल के स्वर में पछतावे का संकेत था, मानो वह अपनी पिछली लापरवाही पर विलाप कर रहा हो। गहराई में जाने के बाद मुझे एक और गिरे हुए हृदय की ज्वाला का बीज मिला और लालच से उसे भी लेने की कोशिश की। लेकिन मेरे शरीर के भीतर दो अलग अलग प्रकार की स्वर्गीय ज्वालाओं के विलय ने उनके बीच एक भयंकर युद्ध शुरू कर दिया, जिससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। उस समय मुझ पर हमला किया गया। स्काईफायर वेनरेबल ने गहरी सांस ली। आखिरकार अग्नि छिपकली के लोगों की घेराबंदी और गंभीर आंतरिक चोटों के कारण मेरा शरीर धीरे धीरे टूट गया। उन अंतिम क्षणों में मैंने परिपक्व फॉलन हॉट फ्लेम को छोड़ दिया और अपनी आत्मा को शिशु ज्वाला बीज से जोड़ दिया ताकि इसे संरक्षित किया जा सके। लेकिन इतने सालों के बाद मेरी आत्मा धीरे धीरे कमजोर हो गई है। अगर कुछ सालों के भीतर कोई भी इस जगह में प्रवेश नहीं करता है तो मेरी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। स्काईफायर वेनरेबल रुक गया, फिर गूफी को एक विनती भरे भाव से देखा। युवा दोस्त, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जा सकते हो? उसने गूफी से अपने भौतिक शरीर को फिर से बनाने में मदद करने की मांग नहीं की, जैसा कि उसने मूल कहानी में जियोयान के साथ किया था, क्योंकि गूफेल बहुत शक्तिशाली था और उसे कभी भी आसानी से मार सकता था। बेशक, मैं तुम्हें बिना किसी कारण के मेरी मदद करने नहीं दूंगा। मेरे पास एक युद्ध तकनीक है जो स्वर्ग स्तर की तकनीक जितनी शक्तिशाली है। अगले ही पल स्काईफायर वेनरेबल ने गूफी को एक हल्का सफ़ेद स्क्रॉल दिया। गूफी को ये युद्ध तकनीक स्पष्ट रूप से याद थी। अगर इसमें महारत हासिल की जाए तो ये शीर्ष स्तरीय स्वर्ग स्तर की तकनीकों से भी मुकाबला कर सकती है। अगर मैं जल्दी नहीं गया तो मैं कुछ और साल नहीं टिक पाऊंगा। ये 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग तकनीक वह युद्ध कौशल है जिसने मुझे प्रसिद्ध बनाया। युवा मित्र, स्काईफायर वेनरेबल चिंतित और बेचैन महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 50। चूंकि हम मिले हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भाग्य है। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। गूफी ने स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया और अनुरोध पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद युवा मित्र, मैं बहुत आभारी हूँ। भविष्य में मैं निश्चित रूप से आपको इसका बदला चुकाऊंगा। स्काईफायर वेनरेबल आभारी महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 50। फिर गूफी ने फॉलन हॉट फ्लेम और स्काईफायर वेनरेबल की आत्मा दोनों को एकत्र किया। अपनी आत्मा को एक स्थानिक वलय में बंद करके गूफी ने सुनिश्चित किया कि वह अपने निजी मामलों की जासूसी नहीं कर पाएगा। गूफी जानता था कि इस मैग्मा के भीतर टॉशे प्राचीन देव हवेली का प्रवेश द्वार था। हालांकि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ इसमें प्रवेश करने से या तो उसे प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले अर्धसंत छिपकली द्वारा मार दिया जाएगा या उसकी आत्मा पुराने ड्रैगन सम्राट जूकुन द्वारा चकनाचूर कर दी जाएगी जो उस स्थान पर नजर रखते थे। इसलिए उसने जाने का फैसला करने से पहले बस उस दिशा में नजर डाली, केवल तब इसका पता लगाने का इरादा किया जब वह मजबूत हो गया। कई मिनट बाद सुकियान, जो स्वर्गीय लॉ शोधन टॉवर के बाहर इंतजार कर रहा था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी दृष्टि में गूफी एक शांत भाव के साथ टॉवर मार्ग से बाहर चला गया। सुकियान को लगता है हैरान। भावनात्मक मूल्य जोड़ 40। वरिष्ठ, ये कैसे हुआ? सुकियान ने गूफी को इतनी जल्दी वापस आते देख हैरान भाव से पूछा। भाई गूफी, क्या आपको वह मिल गया जो आप चाहते थे? जियो यी जियान चिंतित महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य -100। किंगलिन चिंतित महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 70। जियो यी जियान और किंगलिन दोनों ने आगे बढ़कर चिंता से पूछा। सब कुछ ठीक हो गया है। गूफी ने मुस्कुराते हुए सुकियान की ओर मुड़ने से पहले उन दोनों को जवाब दिया। पिछली फॉलन हॉट फ्लेम को दबा दिया गया है, लेकिन जब मैं थोड़ा और गहराई में गया मुझे एक फॉलन हॉट फ्लेम बीज मिला। मुझे लगता है कि यह आपकी जियानान अकादमी के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। अगर इसे ठीक से पोषित किया जाए तो यह पिछली फॉलन हॉट फ्लेम से भी ज़्यादा उपयोगी होगी। जैसे ही उसने बात की, गूफी की हथेली में एक छोटी नवोदित फॉलन हॉट फ्लेम तैर गई। सुकियान को खुशी महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 40। यह वास्तव में एक फॉलन हॉट फ्लेम बीज है। धन्यवाद सीनियर, सुकियान ने उत्साह से कहा। उसने समझा कि यह बीज वास्तव में मूल फॉलन हॉट फ्लेम से ज़्यादा व्यावहारिक था। पिछली फॉलन हॉट फ्लेम ने चेतना विकसित कर ली थी, अकादमी के भीतर अपनी कैद से नाराज थी और नफरत को पाल रही थी, लगातार इन अकादमी को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ये बीज इन अकादमी के बुजुर्गों की खेती के तहत लपटें छोड़ सकता था और अकादमी की अपने घर की तरह रक्षा कर सकता था। लेकिन चालाक सुकियान याद आया कि गूफेल ने पहले मुआवजे का जिक्र किया था, इसलिए उसने सावधानी से पूछा, मुझे आश्चर्य है सीनियर, आप इन अकेडमी को किस तरह का मुआवजा देने का इरादा रखते हैं? क्या जोंग ब्रेकिंग पिल पर्याप्त होगी? ये सुनकर गूफी एक पल के लिए रुक गया, एक ऐसी हरकत जिसने सुकियान को काफ़ी परेशान कर दिया। लेकिन जब गूफी ने एक जेड बोतल निकाली और उसे सौंप दिया तो सुकियान ने आखिरकार राहत की सांस ली, लगभग अपने पिछले शब्दों को मजाक में वापस लेते हुए।
जोंग ब्रेकिंग पिल एक शीर्ष स्तरीय टियर 6 पिल थी जो गूफी के लिए महत्वहीन थी। वह बहुत पहले से ऐसी गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था और इसे मूल्यवान नहीं मानता था। हालांकि जियानान अकादमी के लिए ये गोली बेहद कीमती थी। इन अकादमी के बुजुर्गों में डू सम्राट के शिखर पर कई लोग थे। इस जोंग ब्रेकिंग पिल के साथ अकादमी कुछ वर्षों के भीतर एक डू पूर्वज पैदा कर सकती है। सुकियान प्रसन्न महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 40। ये पर्याप्त से अधिक है। धन्यवाद सीनियर। गूफी के सामने सुकियान ने एक जूनियर की तरह व्यवहार किया। अकादमी में युवा छात्रों के प्रति उनके द्वारा दिखाई जाने वाली सामान्य कठोरता में से कोई भी नहीं। इस व्यवहार ने छात्रों को चौंका दिया। लियू किंग को झटका लगा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1। बड़े भाई नमस्ते। अचानक गूफी के बगल में एक बचकानी आवाज़ सुनाई दी। उसने जियान को देखने के लिए मुड़कर देखा। उसकी बड़ी चमकदार आंखें मासूमियत से उसे देख रही थीं। कितनी प्यारी छोटी बहन है। इतनी प्यारी छोटी लड़की को पाकर जियाओ जियान गर्मजोशी से मुस्कुराया। उस समय जियान बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली लग रही थी और अपनी प्यारी उपस्थिति के साथ वह आसानी से कई लोगों का दिल जीत सकती थी। हालांकि गूफी को बेहतर पता था कि यह लड़की वास्तव में काफ़ी उग्र थी। लियू किंग को आश्चर्य हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1। क्या ये वास्तव में क्रूर शक्ति रानी है? अगर मैंने उस दिन उसे एक मुक्का मारकर किसी की पसलियां तोड़ते नहीं देखा होता तो मैं भी उसके द्वारा मूर्ख बन जाती। गूफी भावहीन रही, जबकि इन अकेडमी के छात्रों की प्रतिक्रियाएं, जिन्होंने जियारी के सामान्य उग्र व्यवहार को देखा था, ये दर्शाती थीं कि वे कितने हैरान थे। छोटी बहन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये देखकर कि गूफी ने कोई जवाब नहीं दिया, जियो जियान ने उसकी ओर से पूछा। जियान हिचकिचाता हुआ महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। मैं बड़े भाई से पूछना चाहती थी, क्या तुम वास्तव में मेरी उत्पत्ति के बारे में जानते हो? जियान ने हिचकिचाते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था कि जब गूफी स्वर्गीय ज्वाला शोधन टॉवर के नीचे गई थी तब सुकियान ने उसे कुछ पहले ही बता दिया था। मुझे तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में पता है। गूफी ने सिर हिलाया। सच में? जियान को खुशी महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य -100। क्या तुम मुझे बता सकते हो? जियान ने उत्सुकता से पूछा। यदि तुम अपनी उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर मध्य मैदानों में जाना होगा। तुम्हारे रिश्तेदार वहां रहते हैं। गूफी ने सच्चाई नहीं छिपाई। उनकी बातचीत सुनकर आसपास के अन्य लोग कुछ हैरान थे। जियान को झिझक महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। तो क्या तुम मुझे घर ले जा सकते हो? फिर से झिझकने के बाद जियान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। अध्याय 74। काला सम्राट शहर। बोधिसत्व परिवर्तन लाल। पहली बार जीवैन को इतनी घबराहट महसूस हुई जब उसने अपने सामने गहरी शांत काली आंखों में देखा। एक अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली मुस्कान दिखाने की पूरी कोशिश की। जियान को घबराहट महसूस हुई। भावना मूल्य 100। जरूर, मैं तुम्हें तुम्हारे कबीले में वापस ले जा सकता हूँ, लेकिन रास्ते में तुम्हें मेरी बात सुनने और कोई नखरे न करने का वादा करना होगा। गूफी ने सिर हिलाया, लेकिन मूल कहानी में जियान कितनी अनियंत्रित थी ये सोचकर उसे सिरदर्द होने लगा, इसलिए उसने उसे चेतावनी दी। जियान को दोषी महसूस हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। क्या मैं वास्तव में आज्ञाकारी नहीं रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि बड़े भाई ने अन्य छात्रों के बीच चर्चाएं सुनी हो? थोड़ा दोषी महसूस करते हुए जियान ने कमजोरी से वादा किया, चिंता मत करो बड़े भाई, मैं व्यवहार करूंगा। इन अकेडमी में आसपास के छात्र जियान को देख रहे थे। अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपका रही थी और मासूमियत से अपने तीखे छोटे छोटे दांत दिखा रही थी। उन सभी के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास का मिश्रण था। क्या ब्रूट फोर्स क्वीन वाकई एक नया अध्याय लिखने जा रही है? क्या तुम इस पर यकीन करते हो? मैंने सुना है कि ग्रैंड एल्डर से सही व्यवहार करने का वादा करने के अगले दिन ही उसने एक घर जला दिया। बेशक, जियान ने उनकी फुसफुसाहट सुनी और उसकी छोटी मुट्ठियां उसकी आस्तीन के अंदर कस गईं। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी मासूम लग रही थी, लेकिन अगर वे मुट्ठियां किसी पर पड़तीं तो वे कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहते। गूफी ने जियान की ओर देखा। उसकी निगाह उदासीन थी। जियान को आश्चर्य और अपराधबोध महसूस हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। जियान की उंगलियों पर इकट्ठा हुआ डूक्यूई का टुकड़ा हवा में बिखर गया। वह मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बड़े भाई की धारणा क्या ये वास्तव में इतनी तेज है? सुकियान ने निश्चित रूप से उनकी हरकतों को नोटिस किया। उसने महसूस किया कि उसका माथा फड़क रहा था और वह असहाय होकर आहें भर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबे समय से जियान से परेशान होने का आदी हो। हालांकि यह लड़की शरारती है, लेकिन उसका दिल अच्छा है। सुकियान आगे बढ़ी और जियान की ओर से समझाया। गूफी यकीन नहीं था कि इस पर यकीन करना चाहिए या नहीं और बस एक हल्के हम्प के साथ जवाब दिया। सुकियान को झिझक महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 50। सुकियान की जांच करने वाली नज़र गूफेल पर पड़ी।
उसे पता था कि जियान हमेशा से ही अपनी उत्पत्ति को समझने के लिए तरसती रही थी। अब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानता था। थोड़ी देर की मुलाकात के बाद सू कियान को लगा कि गु फेई कोई बुरे इरादे वाला व्यक्ति नहीं है, यह उसका अंतर्ज्ञान था। इसलिए ये पुष्टि करने के बाद कि गु फेई संभवतः जियान को नियंत्रित कर सकता है, उसने उसके बाहर जाने का विरोध नहीं किया। आखिरकार जियान बहुत लंबे समय तक जियानान अकादमी में रहा था और कभी नहीं गया। गु फेई और ग्रैंड एल्डर दोनों को सहमत देखकर जियान का छोटा चेहरा एक बड़ी मुस्कान के साथ चमक उठा और वह खुशी से उछल पड़ी। जियाओ यी जियान और किंगलिन ने उसे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हुए देखा, दोनों भी मुस्कुरा रहे थे। कुछ समय बाद गु फेई जियानान अकादमी में ज्यादा देर तक नहीं रुका, क्योंकि अकादमी में अब उसके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं थी। एक बार जब जियान ने अपना सामान पैक कर लिया तो वे जाने के लिए तैयार हो गए। जियान, वहाँ अच्छा व्यवहार करना। सू कियान इतने लंबे समय तक अकादमी में जियान पर नजर रखने के बाद उसके सिर पर थपथपाते हुए थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहा था। ग्रैंड एल्डर, मैं निश्चित रूप से आपसे मिलने वापस आऊंगा, जियान ने मुड़ने से पहले खुशी से कहा और उत्साह से एमेथिस्ट विंगलान किंग की चौड़ी गर्दन पर कूद गया। शेर की पीठ रोएदार थी और जियान ने खुद को कोमलता में दफनाते हुए इधर उधर लुढ़का दिया। सुकियान ने अपनी नज़र हटा ली और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ, मैं जियान को आपकी देखभाल में छोड़ दूंगा। गु फेई ने सिर हिलाया और फिर जियाओ यी जियान और किंगलिन को गले लगाया, क्योंकि वे सभी शेर की पीठ पर चढ़ गए। उन चारों ने अलविदा कहा, फिर भी वे इन्हें की आंखों में राहत भरे भाव देख पा रहे थे। अकादमी के छात्र, कई छात्र भी प्रशंसा के साथ गु फेई को देख रहे थे, उनके दिल ताकत की लालसा से भर गए थे। लिन शियुया को लालसा महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 3-0। लियू किंग को लालसा महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 3-0। शेर राजा ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। गु फेई की नज़र दूर की ओर मुड़ी, उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। अगला गंतव्य जिसे गु फेई ने देखने की योजना बनाई थी वह ब्लैक एम्परर सिटी था। उनकी याददाश्त के अनुसार मूल कहानी में ब्लैक एम्परर संप्रदाय के लोग कुछ वर्षों में बोधिसत्व परिवर्तन लार के एक हिस्से की नीलामी करेंगे। ये खजाना पहले से ही उनके कब्जे में हो सकता है। मूल कहानी में यह भी बताया गया है कि उल्लेख किया कि ब्लैक एम्परर संप्रदाय ने कई वर्षों तक बोधिसत्व परिवर्तन लार पर शोध किया था, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई, जिसके कारण उन्होंने अनिच्छा से इसे नीलामी के लिए रख दिया। मूल कहानी में बोधिसत्व परिवर्तन लार एक खजाना था, जिसके लिए ब्लैक कॉनक क्षेत्र के कई पूर्वज विशेषज्ञों ने जमकर लड़ाई लड़ी थी। ये बोधिसत्व परिवर्तन लार अगर सेवन की जाती है तो कुछ दुर्लभ मानव संविधानों को बदल सकती है और सुधार सकती है, जिससे ये काफ़ी चमत्कारी हो जाती है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि बोधिसत्व परिवर्तन लार रखने से किसी को बोधिसत्व हृदय की उपस्थिति का एहसास हो सकता है। कुछ दूरदराज के पहाड़ों में बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष नामक एक रहस्यमय वृक्ष मौजूद है। इस पेड़ की जड़, जो जमीन के नीचे गहराई में दबी हुई है, धीरे धीरे एक मोटी हृदय के आकार की वस्तु का निर्माण करेगी, जिसका एक रहस्यमय प्रभाव होगा। ये धीरे धीरे वर्षों में एकत्रित होता है और इसे बोधिसत्व हृदय के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष को बोधिसत्व हृदय बनाने में कम से कम 1000 साल लगते हैं। बोधिसत्व परिवर्तन लार हृदय की सतह से स्रावित होने वाले रहस्यमय पदार्थ में से एक है। जहाँ तक हृदय की बात है, ये स्वर्ग और पृथ्वी के सार द्वारा पोषित एक सच्चा खजाना है। अगर कोई इसका सेवन करता है तो ऐसा कहा जाता है कि यह धीरे धीरे उनके हृदय की जगह ले सकता है, जिससे वे जीवित रह सकते हैं, भले ही उनके हृदय को कोई घातक झटका लगे। इसके अलावा इस हृदय द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्ति मूल हृदय से कहीं अधिक होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लगातार आत्मा का पोषण करता है, धीरे धीरे उसे मजबूत बनाता है। एक कीमियागर के लिए यह एक अनूठा प्रलोभन होगा। फिलहाल गु फेई का मुख्य लक्ष्य जियो यी जियान के संविधान को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना था। यह जहर की गोली विधि के लिए एक आवश्यक कदम था। मूल कहानी में जियोयान ने जहर की गोली को परिष्कृत करके जियो यी जियान को उसके भयानक जहर शरीर को नियंत्रित करने में मदद की, जिसके लिए 3 प्रमुख वस्तुओं की आवश्यकता थी: विभिन्न प्रकार की स्वर्गीय लपटें, 7वें दर्जे के जादुई जानवर आकाश जहर ड्रैगन बिच्छू जानवर का जादुई कोर और बोधिसत्व परिवर्तन लार। यात्रा ज्यादातर शांतिपूर्ण थी, लेकिन गु फेई ने देखा कि जियान हर दिन उदासीन लग रहा था, जैसे कि उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया हो। उसने असहाय होकर आह भरी, फिर अपनी स्टोरेज रिंग में से कुछ गोलियां निकालीं। जियान नीचे के दृश्य को देखते हुए उब गई थी। जब उसने गु फेई को उसे पुकारते हुए सुना तो उसने झुकी हुई आंखों से देखा, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी हथेली में क्या है तो उसकी आंखें चमक उठी। मुट्ठी भर गोलियां। जियान को खुशी महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 100। जियान तुरंत उछल पड़ा। बड़े भाई गु फेई, क्या ये सब मेरे लिए हैं? गु फेई ने सिर हिलाया, फिर सब उसे थमा दिया। बिना देखे उसने उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। चबाते समय उसके गाल फूल गए।
धीरे करो, कोई भी इन्हें तुमसे नहीं लेगा। ये गोलियां गूफी ने खास तौर पर कुछ स्वाद के साथ चुनी थीं। उसने गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वह जानता था कि जियान का मजबूत शरीर ऐसी किसी भी चीज को पचा सकता है जो बहुत ज्यादा जहरीली न हो। सब कुछ निगलने के बाद जियान ने अपना मुंह पोंछा और मीठी मुस्कान दी। धन्यवाद बड़े भाई गूफी, जियान ने आभार महसूस किया। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी ने जियान के सिर पर थपथपाया, यह महसूस करते हुए कि कभी कभी इस छोटे बच्चे को खिलाना वास्तव में एक तरह का हुन था। अध्याय 75। कृपया मुझे एक परिवर्तन की गोली दे दो। एक दिन बाद गूफी, जियोई जियान और उनके साथी नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए नीलम पंख वाले शेर राजा की सवारी करते हुए धीरे धीरे काले सम्राट शहर के पास पहुंचे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, सड़क के अंत में विशाल शहर आखिरकार समूह के सामने आ गया। क्या राजसी शहर है? शेर राजा की पीठ से जियोई जियान ने दूर से ऊंची शहर की दीवारों को देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा की झलक थी। वास्तव में काला सम्राट शहर अपने नाम के अनुरूप था, इसका भव्य आकार सम्राट की उपाधि को कम नहीं करता था। काली काली शहर की दीवारें क्षितिज तक फैली हुई थीं, जो ठंडी द्रुत शीतन आभा बिखेर रही थीं। सूरज की रोशनी में काली दीवारें एक दर्पण की तरह एक फीकी चमक को प्रतिबिंबित करती थीं। कोई भी जानकार व्यक्ति पहचान सकता था कि दीवारें एक दुर्लभ सामग्री से ढकी हुई थीं जिसे ब्लैक मिरर स्टोन के रूप में जाना जाता है। इस सामग्री से बनी दीवारों में कुछ हमलों को रोकने का अनूठा प्रभाव था, जिससे ये किलेबंदी के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन गया। हालांकि ब्लैक मिरर स्टोन काफी दुर्लभ था। ब्लैक एम्परर्स एक्ट द्वारा पूरे शहर की दीवार को कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल करना उनकी शक्तिशाली नींव को दर्शाता है। पहुंचने पर गूफी ने कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहा। वह सीधे शेर राजा पर सवार होकर शहर में गया, सीधे ब्लैक एम्परर्स एक्ट के गेट की ओर बढ़ गया। शेर राजा हवा में ही रुक गया, उसकी विशाल आकृति ने पहले से ही संप्रदाय के सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। हमारे ब्लैक एम्परर्स एक्ट में कौन घुसने की हिम्मत करता है? अनगिनत ब्लैक एम्परर्स एक्ट के शिष्य पहरे पर खड़े थे, जब एक दर्जन आकृतियां आसमान में उड़ रही थीं। ये संप्रदाय के बुजुर्ग थे, जो सभी डू किंग और डू एम्परर के स्तर तक पहुंच चुके थे। ये देखकर जियान थोड़ा घबरा गई। हालांकि वह शरारती थी, लेकिन वह अपने सामने मौजूद इन दर्जन लोगों की ताकत जानती थी। अपने संप्रदाय के नेता मोतियान जिंग को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ चर्चा करनी है। गूफेई ने शेर राजा से उतरकर हवा में चलना शुरू किया, एक ऐसा काम जिसने तुरंत काले सम्राट संप्रदाय के डू सम्राट बुजुर्गों को भयभीत कर दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा युवा व्यक्ति डू पूर्वज विशेषज्ञ होगा। इसके अलावा गूफेई ने जो दबाव डाला वह उनके संप्रदाय के नेता से कहीं ज्यादा मजबूत था। जैसे ही गूफेल के शब्द निकले, पीले रंग के लबादे में एक बुजुर्ग व्यक्ति हवा में आगे बढ़ा। उसके लबादे पर कई सुनहरे अजगर कढ़ाई किए हुए थे, जो सूरज की रोशनी में एक हल्की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जैसे कि वे जीवित हों, एक अजीबोगरीब दमन की भावना को प्रकट कर रहे हों। वरिष्ठ का मुझसे क्या लेना देना है? हालांकि मोतियानिक सिंह एक 3 सितारा डू पूर्वज था, लेकिन वह गूफेल के सामने अपनी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। इसलिए उसने उसे बहुत सम्मान के साथ संबोधित किया। मोतियानिक सिंह को डर और संदेह महसूस होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3। गूफेई ने उसकी ओर देखा और सीधे पूछा, क्या आपके पास बोधिसत्व परिवर्तन लार है? ये सुनकर मोतियान जिंग की आंखों में आश्चर्य और झिझक की एक झलक दिखाई दी। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से छिपाया था, फिर भी गूफे ने उन्हें देखा। मुझे झूठ सुनना पसंद नहीं है। गूफे ने ठंडी सांस ली, एक प्रभावशाली आभा जारी की जिसने मोतियानिक सिंह को दबा दिया। मोतियान जिंग को घबराहट महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-5। वरिष्ठ, मेरे पास वास्तव में वह वस्तु है। मोतियान जिंग को ठंडा पसीना आ गया और उसने सिर हिला दिया। उसके पास बोधिसत्व परिवर्तन लार थी, लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं चला था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। गूफेल की दुर्जय आभा को देखते हुए मोतियानिक सिंह को संदेह था कि गूफे को पहले से ही उस वस्तु के बारे में पता चल गया है। उसने महसूस किया कि सच्चाई को छिपाना जारी रखने से आपदा आ सकती है, इसलिए उसने समझदारी से यह तथ्य नहीं छिपाने का फैसला किया कि उसके पास यह वस्तु है। तिल ने उस बोधि परिवर्तन लार के बदले कुछ गोलियां बदल दीं। क्या आप सहमत हैं? गूफी की ठंडी निगाह मोतियान जिंग पर पड़ी, उसकी आभा भारी थी। मोतियान जिंग ने मना करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अपने आदमियों को खजाने की तिजोरी से बोधिसत्व परिवर्तन लार को वापस लाने का आदेश दिया और उसे सम्मानपूर्वक गूफी को सौंप दिया। गूफी ने फिर मोतियान जिंग को 2 जेड बोतलें फेंक दीं। मोतियानिक सिंह को खुशी, भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-5 महसूस होता है। यह एक जोंग ब्रेकिंग पिल है और यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल भी है। मोतियानिक सिंह ने खुशी से कहा। उसने सोचा था कि गूफी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से सामना करने से अनिवार्य रूप से वित्तीय नुकसान होगा, लेकिन उसने बदले में कुछ मूल्यवान पाने की उम्मीद नहीं की थी। ये 2 गोलियां एक साथ अभी भी अज्ञात बोधिसत्व परिवर्तन लार से अधिक मूल्यवान थीं।
धन्यवाद वरिष्ठ। मोतियान जिंग की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी क्योंकि उसने गूफी को गहराई से प्रणाम करने से पहले जल्दी से गोलियां दूर रख दीं। गूफी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे एमेथिस्ट विंगलान किंग की पीठ पर लौट आया। मैं उम्मीद नहीं थी कि यह सब इतनी आसानी से हो जाएगा। जियाओ यी जियान, किंगलिन और जियान उसके चारों ओर इकट्ठा हुए। वे सभी जानते थे कि यह वस्तु जियाओ यी जियान की स्थिति के इलाज के लिए आवश्यक थी। मोतियान जिंग काफ़ी समझदार था। गूफी ने हंसते हुए अपनी स्थानिक अंगूठी से परिवर्तन लार निकाली। उनके सामने एक पारदर्शी क्रिस्टल बॉक्स था जो सूरज के नीचे एक चमकदार स्वप्निल प्रकाश को प्रतिबिंबित करता था। क्रिस्टल बॉक्स के अंदर एक फीकी रहस्यमय चमक घूम रही थी। चमक के भीतर मुट्ठी के आकार का जैद हरा चिपचिपा पदार्थ था जो जीवित की तरह तैरता और हिलता था। हरा तरल पदार्थ हवा में तैर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज का सहारा नहीं है और ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ बुद्धि है जो धीरे धीरे बॉक्स के भीतर बह रही है। इसकी सतह पर अजीब चमक इसे असाधारण रूप से जादुई बना रही थी। जियाओ वी जियान की खूबसूरत आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं, जबकि किंगलिन और जियान करीब आ गए, बोधि परिवर्तन लार को ध्यान से देखते हुए। बड़े भाई गूफेल, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर बाद जियान ने अपने होंठ चाटे, कई गोलियां निगल लीं और पूछने के लिए अपना सिर झुकाया। गूफेई मुस्कुराए। सेंट्रल प्लेन्स। जियान को उत्साह, भावनात्मक मूल्य जोड़ 100 महसूस होता है। वाकई ये कमाल है। गूफेल की योजना उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर सेंट्रल प्लेन्स जाने की थी। यह क्षेत्र अब उसके लिए ज्यादा दिलचस्प नहीं रहा। उनका पहला गंतव्य स्थानिक वर्महोल वाला निकटतम शहर होराइजन सिटी था। वहां गूफी ने स्थानिक वर्महोल का उपयोग करके सेंट्रल प्लेन्स की यात्रा करने की योजना बनाई। एक पल के लिए इस पर विचार करते हुए गूफी ने शेर राजा को एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल देने का फैसला किया ताकि वह स्थानिक मार्ग में अंतरिक्ष यान को नियंत्रित कर सके। नीलम पंख वाले शेर राजा को खुशी महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। धन्यवाद मास्टर। शेर राजा ने ट्रांसफॉर्मेशन पिल का सेवन करते ही एक गहरी आवाज गूंजी। उसकी जानवर जैसी आंखें कसकर बंद हो गईं क्योंकि उसके शरीर से तीव्र बैंगनी प्रकाश निकलने लगा। ये देखकर जियान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बड़े भाई गूफी, मुझे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल चाहिए। जियान ने गूफी को देखते हुए प्यार से विनती की। ये सुनकर गूफी ने जियान के सिर पर थपथपाया और कहा, जब तुम डू सम्राट स्तर पर पहुंचोगे तो मैं तुम्हें एक दूंगा। ठीक है तो। जियान ने मुंह बनाया लेकिन अनिच्छा से सहमत हो गई, फिर मुड़ी और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने लगी। अध्याय 76 ज्ञान और सफलता। युवा मित्र, अंतरिक्ष वर्महोल में कुछ समस्याएं आ रही हैं और उसे रखरखाव की आवश्यकता है। क्षितिज शहर के केंद्रीय चौक में एक नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने गूफेल को सम्मानपूर्वक संबोधित किया। ये बूढ़ा व्यक्ति लुओ चेंग था, जो लुओ परिवार का पूर्वज था। वह 5 लोगों के सामने खड़ा था, गूफेई, जियाओ यी जियान, किंगलिन, जियान और एमेथिस्ट विंगलान किंग, जिसने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का रूप धारण कर लिया था। यह एक छोटी सी समस्या है, इसे जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। गूफेई ने सिर हिलाया और फिर अपनी नज़र पत्थर के प्लेटफॉर्म के केंद्र की ओर घुमाई। वहां लगभग 10 मीटर चौड़ा एक विशाल काला छेद धीरे धीरे घूम रहा था। इससे एक शक्तिशाली स्थानिक बल निकला, हालांकि उस समय ये बल कुछ हद तक अव्यवस्थित था। अगले ही पल गूफेई के आसपास का स्थान विकृत होने लगा। बहुत बड़ी मात्रा में स्थानिक शक्ति आगे बढ़ी और अंतरिक्ष वर्महोल में घुस गई। यह अंतरिक्ष वर्महोल कई वर्षों से अस्तित्व में था, जिससे 2 स्थानों के बीच स्थानिक छाप बन गई, कुछ हद तक धुंधला हो जाना। इसे ठीक करने के लिए किसी को बस 2 स्थानों के बीच छाप को गहरा करने के लिए स्थानिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी, जो समस्या को हल करेगा। गूफेर की वर्तमान चरम डू पूर्वज शक्ति को देखते हुए इसे ठीक करने में अधिक समय नहीं लगा। ये हो गया। 10 मिनट बाद गूफी ने अपनी आंखें खोलीं। पत्थर के प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष वर्महोल से निकलने वाली अराजक स्थानिक शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। चलो चलें। बिना कुछ कहे गूफी ने जियो यी जियान और अन्य लोगों को अंतरिक्ष वर्महोल में ले गया। जिस क्षण 5 वर्महोल में प्रवेश करते हैं, उनकी आकृतियां तुरंत गायब हो जाती हैं। गूफी और उसके साथियों के गायब होने को देखकर लाओ चेंग ने अपनी जीभ चिटकाई और आह भरी, मुझे आश्चर्य है कि ये लोग किस गुट से संबंधित हैं। मैंने 1000 मील के भीतर ऐसे युवा डॉन पूर्वज विशेषज्ञों के बारे में कभी नहीं सुना है। क्या वे सेंट्रल प्लेन्स से हो सकते हैं? जैसे ही उन्होंने अंतरिक्ष वर्महोल में कदम रखा, जियाओ यी जियान, किंगलिन और अन्य लोगों को अचानक लगा कि उनकी दृष्टि धुंधली हो गई है और उनके शरीर में भारहीनता का भाव आ गया है। सौभाग्य से ये भावना जल्दी ही फीकी पड़ गई और उनकी आंखों के सामने एक अजीब अंतरिक्ष सुरंग दिखाई दी। उनके सामने एक अंतरिक्ष सुरंग थी जो अंतहीन लग रही थी। सुरंग के दोनों ओर फीके चांदी के रंग के अंतरिक्ष हैरियर थे और इन अवरोधों के भीतर लगभग 10 मीटर चौड़ा एक मार्ग था। मार्ग के अंत में अंधकार की खाई थी। पूरा मार्ग भयावह रूप से शांत था, जिसमें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी।
ये जगह बहुत अंधेरी है। जियाओ यी जियान और किंगलिन ने पहली बार ऐसी अंतरिक्ष सुरंग देखी थी और वे थोड़े डरे हुए थे, गूफी के करीब चिपके हुए थे। यहाँ तक कि नीलम पंख वाले शेर राजा भी कुछ हद तक खोया हुआ महसूस कर रहे थे। डरो मत, गूफी ने उन्हें आश्वस्त किया, फिर अपने भंडारण रिंग से एक छोटी लकड़ी की नाव निकाली। जैसे ही छोटी वस्तु दिखाई दी, वह तेजी से फैल गई, जैसे पानी में मछली घुस रही हो। पलक झपकते ही ये कई मीटर लंबे और चौड़े जहाज में तब्दील हो गया, जिसकी सतह पर पतली चांदी की स्थानिक ताकतें घूम रही थीं, जिससे ये रहस्यमय लग रहा था। शेर राजा, धनुष पर एक ऊर्जा इनपुट बिंदु है। बस वहां कुछ डीक्यूई डालें और यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष सुरंग से यात्रा करने में सक्षम हो जाएगा। गूफी ने जियाओ यी जियान और अन्य लोगों के साथ जहाज पर चढ़ने से पहले शेर राजा को निर्देश दिया। हाँ मास्टर, शेर राजा ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, फिर धनुष की ओर बढ़ा और अपने डीक्यूई को डाला। तुरंत पूरा जहाज थोड़ा कांपने लगा। अंत में एक बल स्टर्न से बाहर निकला और एक झटके के साथ अंतरिक्ष यान चांदी की रोशनी की एक लकीर में बदल गया, जो अंधेरे के शून्य की ओर बिजली की गति से सुरंग से गुजर रहा था। अंतरिक्ष वर्महोल से यात्रा करते हुए सेंट्रल प्लेन्स में बेइजिंग तक पहुंचने में लगभग 10 दिन लगेंगे। पहले तो जी यान काफी उत्साही थी। वह अपनी आंखें बंद करके डीक्यूई को ध्यान से देखते हुए गंभीर भाव से साधना कर रही थी। हालांकि वह लंबे समय तक स्थिर नहीं बैठ सकती थी। कुछ दिनों के बाद वह बेचैन हो गई और जब गूफी ध्यान नहीं दे रहा था तो वह दूसरों से बातचीत करने लगी। किंगलिन, क्या तुम बोर नहीं हो रही हो? बिल्कुल नहीं, यह अनुभव कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस समय जियान किंगलिन को परेशान कर रहा था। उनकी बातें सुनकर गूफी ने असहाय होकर अपना माथा रगड़ा। लगभग 10 दिनों तक नीरस यात्रा को सहने के बाद वे अंततः अंतरिक्ष सुरंग के अंत तक पहुंच गए और सेंट्रल प्लेन्स के उत्तरी क्षेत्र में पहुंच गए। गूफी का उत्तरी क्षेत्र में रुकने का कोई इरादा नहीं था। उनका अगला गंतव्य सेंट्रल प्लेन्स का केंद्रीय क्षेत्र लुओशेंग गॉज था। वहां एक 7वें दर्जे का आकार बदलने वाला जादुई जानवर स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट इंतजार कर रहा था। इसका जादुई कोर पॉइजन पिल विधि को अनलॉक करने की कुंजी थी। आगे बढ़ते हुए गूफी ने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी। प्रत्येक अंतरिक्ष सुरंग से गुजरने के बाद वे पास के शहर में 1 या 2 दिन आराम करेंगे, क्योंकि हर कोई नीरस यात्रा को सहन नहीं कर सकता था। लगभग 20 दिनों के बाद गूफी और उनका समूह आखिरकार सेंट्रल प्लेन्स के उत्तरी क्षेत्र के किनारे पर पहुंच गया, केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। अब तक गूफी को लगा कि इस समय के दौरान शक्ति के संचय ने डू पूर्वज के शिखर पर उसकी नींव को गहरा कर दिया है, जिससे उसे डू वेनेरेट तक पहुंचने का अवसर मिल गया है। इसलिए उसने शेर राजा को एकांत स्थान खोजने का निर्देश दिया जहां वह एकांत में प्रवेश कर सके और आगे बढ़ सके। एक गुफा में गूफी ने अपना गुण पैनल खोला। होस्ट गूफी, आयु 17, साधना शिखर 9 सितारा डू पूर्वज, योग्यता स्तर 101, संविधान स्तर 78, आत्मा क्षेत्र प्रारंभिक चरण, साधना विधि महान ज्वाला हृदय सूत्र निम्न स्वर्ग स्तर, डू तकनीक ज्वाला भक्षण पिंजरा उच्च पृथ्वी स्तर, सूर्य उंगली मध्य पृथ्वी स्तर, स्वर्गीय सितारा कदम उच्च पृथ्वी स्तर, आंदोलन तकनीक 5 अंगूठी ज्वाला निष्कासन तकनीक उच्च पृथ्वी स्तर। 4 अलग अलग स्वर्गीय लपटों को इकट्ठा करके निम्न स्वर्ग स्तर तक आगे बढ़ सकते हैं। कीमिया कौशल 8 ग्रेड प्रारंभिक चरण, विभिन्न ज्वालाओं को मिलाया, समुद्री हृदय ज्वाला, हरा कमल कोर ज्वाला, गिरे हुए हृदय ज्वाला। संचित भावना मूल्य 46,950, साधना बढ़ाएं। संचित भावना मूल्य को देखते हुए गूफी ने सिस्टम से बात की। बधाई हो मेजबान, साधना में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 40,000 भावना बिंदुओं का उपभोग करने के लिए। TLN, क्या बर्बादी है। आप एक Tier 8 कीमियागर भाई हैं, सफलता के लिए गोलियों का उपयोग करें। ज्ञान की अवस्था में गूफी ने महसूस किया कि उसके और डू वेनेरेट के बीच की बाधा तेजी से कम हो रही है। 3 दिन बाद गूफी जिस गुफा में एकांत में था, वहां से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जिससे पूरा पहाड़ कांप उठा। क्या मजबूत दबाव है। बड़ा भाई गूफेल और भी मजबूत लगता है। इस भयानक आभा को महसूस करते हुए जियाओ यी जियान और किंगलिन ने एक भारी दबाव महसूस किया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि अधिक शक्तिशाली जियान और एमेथिस्ट विंगलान किंग भी बहुत बेहतर स्थिति में नहीं थे। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे, क्योंकि वे गहरी प्रशंसा के साथ आकाश में युवा आकृति को देख रहे थे। आसमान में गूफी ने आलस से खिंचाव किया। उसकी त्वचा में लहरें उठने लगीं और उसके शरीर की हड्डियां एक जटिल मशीन के सक्रिय होने जैसी तीखी आवाजें निकालने लगीं। तो यह है डू वेनेरेट की शक्ति। अगले ही पल गूफी ने अपने हाथ को कस लिया, अपने शरीर के भीतर विशाल महासागर जैसी डूक्यूई को महसूस किया और मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सका। इस शक्ति में एक पागलपन भरा आकर्षण था, जिसे पाने के लिए अनगिनत लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, फिर भी कभी नहीं पहुंच पाए। इसके बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अचानक उसे कस लिया, जिससे उसके सामने का स्थान एक अजीब से गड्ढे में बदल गया।
अगर यह शक्ति किसी व्यक्ति के शरीर पर लागू होती तो डू पूर्वज विशेषज्ञ भी मौके पर ही खून और मांस के पोखर में बदल जाता। एकमात्र इशारे से अंतरिक्ष को विकृत करने वाली अपार शक्ति को महसूस करते हुए गूफी के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। यह क्षेत्र, जिसे पाने के लिए कई लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उसने सिर्फ 17 साल की उम्र में हासिल कर लिया था। अध्याय 77। जुन एर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। गूफेल की साधना डू वेनेरेट स्तर तक पहुंच गई और उसकी आभा बढ़ती रही। शक्तिशाली ऊर्जा फैल गई, जिससे दूर के शून्य में एक हल्की और लगभग अगोचर लहर पैदा हो गई। अचानक एक सफ़ेद आकृति धीरे धीरे उभरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर इतनी आसानी से डू वेनरेट तक पहुंच जाएगा। ऐसा लगता है कि हमारे गो कबीले का भविष्य आशाजनक है और आगे भी समृद्ध होता रहेगा। उसने अंक बर्बाद किए, बेहतर होगा कि यह सुचारू रहे। एक सफ़ेद लबादा पहने बुजुर्ग व्यक्ति शून्य में खड़ा था। गोफेई की आभा में उल्लेखनीय वृद्धि को महसूस करते हुए उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। ये बुजुर्ग गूफेल की रक्षा के लिए गू कबीले द्वारा भेजा गया एक संरक्षक था। इस समय गूफेई, जो अभी अभी डू वेनरेट तक पहुंचा था, उसकी इंद्रियां बहुत बढ़ गई थीं। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, रुका और दूर के आसमान की ओर देखा। उसे कुछ अस्पष्ट सा महसूस हुआ। हालांकि वह अजीब सा एहसास जल्दी ही गायब हो गया। जब उसने फिर से उसे महसूस करने की कोशिश की तो उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह स्थान जहां सफ़ेद लबादा पहने बुजुर्ग खड़ा था अब खाली था। पीछे कोई निशान या आभा नहीं छोड़ रहा था। युवा पीढ़ी की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा से जैसी उम्मीद थी, मेरे जैसे बूढ़े आदमी को भी लगभग खोज लिया गया था। अगर उस बेवकूफ़ ने अपनी आत्मा पर उन बिंदुओं का इस्तेमाल किया होता तो तुम्हें ज़रूर खोज लिया जाता। ठीक है, मैं अब शिकायत करना बंद करता हूँ। सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने गूफी की बेहोश धारणा को महसूस करते हुए अपनी उपस्थिति को जल्दी से छिपा लिया, गूफेर की पहचान से बचते हुए। गूफी के जाने के बाद बुजुर्ग ने गूफेर की पीछे हटती हुई आकृति को देखते हुए संतुष्टि में सिर हिलाया। चलो चलें। अपनी सफलता के बाद गूफी ने जियाओ जियान और अन्य लोगों को एक बार फिर अपनी यात्रा पर ले गया। इस बार उनका गंतव्य पिल्क क्षेत्र में एक खतरनाक जगह थी जिसे लुओशेंग गॉज कहा जाता है। हालांकि यात्रा लंबी थी, गूफी जल्दी में नहीं था। उसने जीवन की इस धीमी गति का आनंद लेना शुरू कर दिया था। रास्ते में तीनों लड़कियों को बातें करते, खाते पीते हुए देख रहा था। कभी कभी वे दृश्यों का आनंद लेने के लिए रुक जाते थे। निरंतर साधना की तुलना में ये वह जीवन था जिसकी गूफी लालसा करता था। जियान, जिसकी ताकत थी जियाओ जियान के निष्क्रिय जहर का विरोध करने के लिए पर्याप्त है, अब शहर की सड़कों के माध्यम से जियाओ जियान के साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहा है, ये दिखाते हुए कि वे कितने अच्छे से साथ रहते हैं। चलो कुछ खरीदते हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। जियान ने जियो जियान को विनती भरी निगाहों से देखा, फिर अपनी नज़रें गूफी की ओर घुमाईं। रास्ते में जियो जियान ने देखा कि जियोयान जो कुछ भी देखती है उससे खरीद लेती है, इसलिए उसने उसकी स्टोरेज रिंग जब्त कर ली थी। हालांकि जियान की साधना जियो जियान से कहीं बेहतर थी, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और विनम्रतापूर्वक उसे सौंप दिया। आज एक बार जियाओ जियान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, हैरान थी कि जियान का छोटा पेट इतना सारा खाना कैसे रख सकता है जो दिन भर खाता रहता है। ठीक है, जियाओ जियान को सिर हिलाते हुए देखकर जियान उत्साह से पास के एक स्टॉल पर भागी और खाना खाने लगी। ये दृश्य देखकर गूफी और किंग लिन खुद को हंसने से रोक नहीं पाए, जबकि रूपांतरित शेर राजा चुपचाप चारों का पीछा करता रहा। उसकी आंखें शांत लेकिन लगातार सतर्क थीं, एक रक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। एक महीने बाद गो कबीले के क्षेत्र में गहराई में एक प्राचीन हॉल के अंदर अर्धसंत स्तर तक पहुंच गई थी। कबीले के नेता गूफेई ने एक महीने पहले डू वेनेरेट दायरे में प्रवेश किया। गू कबीले के एक बुजुर्ग ने बातचीत शुरू की। इन बुजुर्गों को युवा पीढ़ी के बारे में चर्चा करना पसंद था और गूफेई, जो कि एक बेहतरीन युवा था, का अक्सर जिक्र किया जाता था। गूफेई ने बाहर जाकर प्रशिक्षण लेने का फैसला किया और वह इतनी जल्दी सफलता प्राप्त करने में सफल रहा। ये वास्तव में प्रभावशाली है। उसकी साधना की गति गू दायरे में रहने से भी तेज है। वह लड़का वास्तव में युवा पीढ़ी का शीर्ष कहलाने का हकदार है। इसके साथ अन्य जूनियर केवल उसका सम्मान कर सकते हैं। बुजुर्गों ने गूफेई की सफलता के बारे में सुनने के बाद उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। गूफेई वास्तव में प्रभावशाली है। हॉल के शीर्ष पर गुयुआन ने अपनी उंगलियां थोड़ी हिलाईं, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। गूफेई की प्रतिभा असाधारण है। क्या जुन एर भी प्रशिक्षण के लिए बाहर नहीं गई थी? मुझे आश्चर्य है कि वह कैसी है। अपनी प्रतिभा के साथ उसे भी बहुत प्रगति करनी चाहिए थी, है न? इस बिंदु पर एक बुजुर्ग ने अचानक एक प्रश्न उठाया। एक पल के लिए हवा शांत हो गई। गुयुआन के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, लेकिन उसकी आंखें और अधिक गंभीर हो गईं। वह उत्सुकता से बुजुर्गों के जवाबों का इंतजार कर रहा था।
जुन एर भी बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन वह गु क्षेत्र में साधना करने के साथ बेचैन हो गई थी, गूफी से थोड़ा पीछे रह गई थी। अब जब वह प्रशिक्षण के लिए बाहर गई थी तो परिणाम क्या थे? कुन एर, जब से वह गई है उसकी साधना में बहुत प्रगति नहीं हुई है। मैंने सुना है कि जुन एर अभी भी डुकिंग चरण में है। एक बुजुर्ग जिसे स्थिति के बारे में जानकारी थी ने जवाब दिया। दो अन्य जानकार बुजुर्गों ने नज़रें बदलीं और फिर बात में शामिल हो गए। आधे महीने पहले मुझे खबर मिली कि जुन एर जियाओ कबीले के एक सदस्य को उसकी आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटी खोजने में मदद कर रही थी। वह अपनी साधना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। हालांकि जुन एर काफ़ी प्रतिभाशाली है, अगर वह अपनी साधना पर ध्यान नहीं देगी तो उसकी सबसे अच्छी प्रतिभा भी बर्बाद हो जाएगी। इन शब्दों ने गु युआन को भौंचक्का कर दिया। उसकी पिछली मुस्कान गायब हो गई। वह एकांत में था, इसलिए उसने गूफी और जुन एर की गतिविधियों पर नज़र नहीं रखी थी। बाहर आने के तुरंत बाद ये खबर सुनकर वह नाराज हो गया। जुन एर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, उस तरह के व्यक्ति के साथ इतनी नज़दीकी से जुड़कर? ये केवल उसके अपने विकास में बाधा डालेगा। एक पल के बाद गु युआन ने एक गहरी सांस ली, अपनी आस्तीन को झटका और आदेश दिया, आदेश भेजो, जुन एर को तुरंत कबीले में वापस लाओ। अगर वह मना करती है तो उसे बलपूर्वक वापस लाओ। यह एक विशाल और विस्तृत पत्थर का मंच था जो पूरी तरह से शुद्ध सफ़ेद चट्टान से बना था। आश्चर्यजनक रूप से मंच 100 मीटर ऊंचा था, जिसके नीचे 1 दर्जन विशाल स्तंभ थे, भव्य और राजसी। मंच के ऊपर का स्थान असामान्य रूप से अव्यवस्थित और अत्यधिक विकृत था, जिसमें हल्की काली दरारें फैली हुई थीं। हुश! एक निश्चित क्षण में इस विकृत स्थान के माध्यम से चांदी की रोशनी की कई धारियां चमक उठीं। 5 आकृतियां उभरीं, स्वाभाविक रूप से गूफी और उसका समूह। मंच पर उतरने के बाद जियाओ जियान की आंखें इधर उधर घूमीं, और जब उसने ऊंचे मंच को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। तो ये केंद्रीय क्षेत्र है। जैसा कि अपेक्षित था, डुक्यूई महाद्वीप के केंद्र में भी इतना भव्य टेलीपोर्टेशन पॉइंट है। जब उन्होंने हलचल भरे मंच के चारों ओर देखा तो उन्होंने कीमियागर के वस्त्र पहने कई आकृतियों को देखा। एक नज़र में लगभग 20 कीमियागर थे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह पिल क्षेत्र था। कीमियागर, जो अन्य स्थानों पर दुर्लभ थे, यहाँ काफ़ी आम थे। अध्याय 78। मैं ही वह हूँ जो तुम्हारी जान ले लूँगा। पिल क्षेत्र में पहुँचने पर गूफी और उसके समूह ने पास के एक शहर में आराम करने का फैसला किया। एक नक्शे से परामर्श करने के बाद गूफी ने देखा कि लुओशेंगौज उत्तर में था। उनकी वर्तमान गति से भी वहां पहुंचने में केवल कुछ दिन लगेंगे। रास्ते में गूफी कई आसपास के शहरों में रुका। वर्तमान में उसके पास 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटें थीं, लेकिन स्काईफायर वेनरेबल द्वारा दिए गए इनाम 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग तकनीक के लिए 5 प्रकार की लपटों की आवश्यकता थी। तकनीक की शक्ति को बढ़ाने के लिए गूफी को 2 अतिरिक्त बीस्ट फ्लेम इकट्ठा करने में कुछ समय लगा। पिल क्षेत्र सेंट्रल प्लेन्स और डुक्यूई महाद्वीप का केंद्र होने के नाते अन्य जगहों की तुलना में कहीं अधिक सुलभ संसाधन प्रदान करता है। केवल एक दिन में गूफी 2 प्रकार की बीस्ट फ्लेम खोजने में कामयाब रहा, जो आमतौर पर अन्य क्षेत्रों में केवल नीलामी में दिखाई देती हैं। हालांकि लागत महत्वपूर्ण थी, गूफी को कोई आपत्ति की। भाई गूफी, क्या आपका काम हो गया? जियो ही जियान ने मुस्कुराते हुए पूछा जब उसने गूफी को उसके कमरे से निकलते देखा। हाँ, हम अब बाहर जा सकते हैं, गूफी ने सिर हिलाया। उन 2 लड़कियों को बुलाओ, उसने कहा। जियो ही जियान ने स्वीकार किया और जी यान और किंग लिन को बुलाया। जी यान औषधीय गोलियों से भरे अपने मुंह के साथ चबाते हुए आलस से जवाब दिया, फिर किंग लिन को पकड़ लिया और उसके पास चली गई। अंतरिक्ष वर्महोल बहुत उबाऊ था। क्या हम थोड़ी देर के लिए शेर राजा पर सवारी कर सकते हैं? जी यान भागकर गूफी के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे हिलाया। गूफी ने जी यान की ओर देखा, जो उसे एक मासूम नज़र से देख रही थी। उसकी बादाम जैसी आंखें झपक रही थीं। उसके तीखे छोटे नुकीले दांत दिख रहे थे। जब गूफी ने तुरंत जवाब नहीं दिया तो जी यान ने फिर से उसका हाथ हिलाया। उसकी आवाज़ और भी ज्यादा चुलबुली हो गई। भाई गूफी, कृपया। जी यान की विनती करने वाली भावना बढ़ गई। भावना मूल्य 100। गूफी ने अपनी नाक के पुल को चुटकी से दबाया और असहाय होकर आह भरी। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि जियाओ जियान इस लड़की को कैसे लाइन में रखने में कामयाब रहा, जबकि वह खुद पहले से ही उसकी विनती के आगे झुक रहा था। ठीक है, लेकिन तुम्हें रास्ते में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसने स्वीकार किया। जी यान की खुशी की भावना बढ़ गई। भावना मूल्य -100। धन्यवाद। जी यान ने एक बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। गूफी ने फिर एमेथिस्ट विंग लायन किंग की ओर रुख किया और उसे निर्देश दिए। लायन किंग एक खुले क्षेत्र में चला गया, जहां उसका रूप अपने विशाल जानवर के रूप में वापस आने से पहले झिलमिलाया। जी यान हंस पड़ा और जल्दी से लायन किंग की हैक पर कूद गया। जियो ही जियान और किंग लिन ने गूफी का पीछा किया और उसके ठीक पीछे सवार हो गए।
पिल क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित लाओशेंग गॉज बेहद जटिल भूभाग वाला स्थान था। गूफेल का समूह एमेथिस्ट विंग लायन किंग पर सवार होकर उस स्थान पर पहुंचा। एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर गूफी ने शांत भाव से दूर तक देखा। उसके सामने अव्यवस्थित चट्टानों का एक विशाल अंतहीन मैदान था। मैदान में अनगिनत अंधेरी दरारें थीं, जैसे कि राक्षसों के खुले मुंह जो जमीन से निकलकर दूर तक फैली हुई थीं। दरारों का भयानक कालापन रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। मैदान में बहुत बड़े बड़े पत्थर भी बिखरे हुए थे, कुछ तो छोटे पहाड़ों जितने बड़े थे, जिनसे एक अंधेरी अशुभ आभा निकल रही थी। आसमान में घना काला कोहरा छाया हुआ था, जो कई सालों से घाटी से उठने वाले जहरीले धुएं का नतीजा था, जिसने आसमान को लगभग पूरी तरह से ढक दिया था। चलो अंदर चलते हैं। इस खतरनाक जमीन का सामना करते हुए गूफी जमीन पर नहीं चले। इसके बजाय उन्होंने शेर राजा को उड़ाना जारी रखा। घाटी के अंदर जहरीले जीव खुलेआम घूम रहे थे और यहाँ तक कि आसपास की ऊर्जा भी जहरीली गैस से दूषित थी। आम साधक यहाँ प्रशिक्षण लेने की हिम्मत नहीं करेंगे, आसमान में उड़ना तो दूर की बात है। हालांकि गूफेल की स्वर्गीय लपटों के साथ हवा में मौजूद कोई भी जहर जो उनके पास आता था, लपटों की भयानक गर्मी से तुरंत जल जाता था। जल्द ही शेर राजा घाटी की गहराई में पहुंच गया, जहां जहरीला कोहरा घना था और हवा में हल्की बदबू थी। इसे अंदर लेना गंभीर परेशानी का कारण बन सकता था, लेकिन गूफेई की सुरक्षा के कारण जियाओ यीजियान और अन्य सुरक्षित रहे। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। वह हमारा लक्ष्य है, गूफेई ने कुछ मिनट बाद कहा। शेर राजा को आगे की ओर इशारा करते हुए रुकने का निर्देश दिया। घने जहरीले कोहरे के बीच एक विशाल सफेद पत्थर का किला देखा जा सकता था, जिसकी रूपरेखा धुंधली दिखाई दे रही थी। दहाड़ जैसे ही शेर राजा किले के 100 मीटर के भीतर उड़ गया, जमीन अचानक हिंसक रूप से हिल गई। किले के अंदर से एक बहरा करने वाली ड्रैगन की दहाड़ निकली, जिससे बल की एक लहर उठी जिसने जमीन पर चट्टानों को बिखेर दिया। यह आभा, ये वास्तव में दुखद विष शरीर है। हा, आज ऐसे पुरस्कार में भागना क्या बकवास है। ड्रैगन की दहाड़ के बाद एक जोरदार हंसी आई, जो किले के अंदर से गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी और हवा में लहरा रही थी। जैसे ही हंसी कम हुई, हवा में किसी चीज के कटने की तेज आवाज सुनाई दी। किले से बिजली की गति से एक रक्त लाल आकृति बाहर निकली। आकृति के पीछे 10 मीटर चौड़े विशाल ड्रैगन पंख फैले हुए थे। उनके पीछे एक रक्त लाल बिच्छू की पूंछ थी, जिसकी नोक एक तेज ठंडी रोशनी से चमक रही थी। यहाँ तक कि शेर राजा भी अकड़ गया, उसकी बड़ी पुतलियां डर को दर्शा रही थीं। उनके सामने की आकृति शेर राजा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, संभवतः 8 सितारा डू पूर्वज के स्तर तक पहुंच रही थी। रक्तलाल आकृति आकाश में मंडरा रही थी, उसके विशाल ड्रैगन पंख प्रत्येक धीमी फड़फड़ाहट के साथ हवा के झोंके पैदा कर रहे थे। पंखों और तीखी बिच्छू की पूंछ के अलावा ये स्काई पॉइजन ड्रैगन बिच्छू जानवर एक इंसान से लगभग अप्रभेद्य था। इसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था, जिसमें भयावह आकर्षण का संकेत था। घबराओ मत, गूफी ने शांति से कहा। शेर राजा के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध लगाते हुए इत्मीनान से उसकी पीठ से उतर गया। वह आकाशीय जहर बिच्छू ड्रैगन जानवर की ओर चला गया, प्रत्येक कदम से उसकी आभा मजबूत होती जा रही थी। जैसे जैसे गूफी करीब आया, आकाशीय जहर बिच्छू ड्रैगन जानवर की आंखें धीरे धीरे डर से भर गईं, शेर राजा के सामने उसके पहले के अहंकार के विपरीत। आकाशीय जहर बिच्छू ड्रैगन जानवर का डर बढ़ गया, भावना मूल्य जोड़ 1-5। लेकिन जानवर लुओशेंग गॉज पर शासन करने का आदी हो गया था, गूफेफ के भयानक दबाव के सामने भी आसानी से आत्मसमर्पण करने वाला नहीं था। तुम कौन हो? क्या तुम अपने पीछे के भयानक जहर शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो? ये राजा तुम्हें बहुत अच्छा इनाम देगा। आकाशीय जहर बिच्छू ड्रैगन जानवर की सावधानी और लालच बढ़ गया, भावना मूल्य -15। उसकी नज़र गूफेल के पीछे जियोईजियान की ओर मुड़ गई, उसकी आंखों में लालच की चमक उठी। हिम्फ, ये देखकर कि आकाशीय जहर बिच्छू ड्रैगन जानवर अभी भी जियोईजियान के प्रति बुरे इरादे रखता है, गूफी ने ठंडी सांस ली। उसकी आभा ज्वार की लहर की तरह उछली, जानवर पर टूट पड़ी। मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने आया हूँ। अध्याय 79। प्राचीन सूर्य अग्निवेदी, जहर की गोली विधि। क्या ये व्यक्ति डू वेनेरेट विशेषज्ञ हो सकता है? गूफी से निकलने वाले तीव्र दबाव को महसूस करते हुए स्काई पॉइजन ड्रैगन बिच्छू को ठंडा पसीना आ गया। हालांकि इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, आसपास की जगह अचानक जम गई। तुरंत झुलसाने वाली लपटों से बना एक पिंजरा उसे पूरी तरह से घेर लेता है। सतसास एक पल में स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ने महसूस किया कि उसकी त्वचा चटकने और फटने लगी है। मुझे छोड़ दो सीनियर, मैंने अज्ञानता के कारण आपको नाराज किया है। मैं आपकी दया की भीख मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ करें। स्वर्गीय ज्वाला जेल की तपती गर्मी के तहत स्काई पॉइजन ड्रैगन बिच्छू को जल्दी से अपने और गूफी के बीच शक्ति में बहुत बड़ा अंतर महसूस हुआ और उसने जल्दी से दया की भीख मांगी। बहुत देर हो चुकी है।
गूफी ने अपना सिर हिलाया और उच्च पृथ्वी स्तर की डू तकनीक फ्लेम डिवोरिंग केज की सीमा और भी सिकुड़ गई। पिंजरा 3 प्रकार की विलीन स्वर्गीय लपटों से भरी आग से भरा हुआ था, कुछ ऐसा था जिसे बीस्ट अपने डू पूर्वज की ताकत के साथ झेल नहीं सकता था। विस्फोटक ध्वनियों और दर्दनाक चीखों की एक श्रृंखला के साथ यह अपने असली रूप में बदल गया, एक विशाल जादुई जानवर सैकड़ों मीटर लंबा। अपने असली रूप में भी स्काई पॉइजन ड्रैगन बिच्छू ज्वलंत जेल से बच नहीं सका। इस बीच दूर क्षितिज से एक सरसराहट की आवाज उठी, उसके बाद एक काली रेखा ज्वार की लहर की तरह बह गई। आकाश जहरीली गैस से भर गया था जो काली रेखा के ऊपर घूम रही थी, एक विशाल जहरीले बादल में मिल रही थी। लाओ शेंग गौज के जहरीले जानवर सभी आ रहे हैं। जियाओ यी जियान ने आने वाली लहर पर नजर डाली, जो न केवल एक काली रेखा थी बल्कि एक जहरीले जानवरों का पूरा समुद्र। हवा में मंडराता हुआ टूट बादल इन जीवों की सांस से बना था। अनेक जहरीले जानवरों के आने के बावजूद जियाओ यी जियान, किंगलिन और जी यान ने कोई डर नहीं दिखाया। आखिरकार उनमें से सबसे शक्तिशाली स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन गोफेई द्वारा आसानी से वश में कर लिया गया था। चाहे जितने भी जानवर हों, वे कोई वास्तविक खतरा नहीं थे। वरिष्ठ, मैं ड्रैगन स्कॉर्पियन कबीले का सदस्य हूं। मैं आपसे मेरी जान बख्शने की विनती करता हूं। जानवर ने गोफेई से विनती करते हुए अपनी पहचान बताते हुए मानवीय भाषा में बात की। ये स्पष्ट था कि वह गोफेई को डराने के लिए ड्रैगन स्कॉर्पियन कबीले के शक्तिशाली प्रभाव का उपयोग करने की उम्मीद कर रहा था। ड्रैगन स्कॉर्पियन कबीला, ज्यादा समर्थन नहीं। ये सुनकर गोफेई के चेहरे पर मनोरंजन का भाव दिखा। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग थे जो अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग करके उसे दबा सकते थे। आखिरकार वह गू कबीले से संबंधित था, जिसे व्यापक रूप से प्राचीन कुलों में सबसे प्रमुख माना जाता था। यहाँ तक कि हुन कबीले को भी गो कबीले को अग्रणी प्राचीन सियान के रूप में स्वीकार करना पड़ा। TLN ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चतुर हैं और अपनी असली ताकत छिपा रहे हैं। हमारे नेता को एक इंसान ने हरा दिया। क्या वह इंसान डू वेनेरेट है? दूर के जानवरों की भीड़ ने विस्मय में विस्फोट कर दिया। उन्होंने अपने नेता को दया की भीख मांगते हुए देखा था। परिणामस्वरूप कुछ अधिक बुद्धिमान जानवर अपने जीवन के डर से आगे बढ़ने से हिचकिचाए। हालांकि जो पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति से प्रेरित थे, वे मौत की परवाह किए बिना स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन के नियंत्रण में आगे बढ़ते रहे। अब आपको भेजने का समय आ गया है। गूफी का रुकने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर कि स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन लगभग भुन चुका था, वह जानवर के ऊपर चमका और उसके सिर पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। इस मुक्के से जानवर तुरंत पूरी तरह से बेहोश हो गया और उसके विशाल शरीर के भीतर की जीवन शक्ति जल्दी से खत्म हो गई। मुझे आश्चर्य है कि हमारे नेता ने किस तरह के शक्तिशाली व्यक्ति को इस तरह से शिकार करने के लिए अपमानित किया। जहरीले जानवरों की भीड़ के बीच एक पीले कपड़े पहने हुए एक मानवीय रूप वाले व्यक्ति ने तेजी से सोचा, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नेता को मारने की? ड्रैगन बिच्छू कबीला तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। एक विशाल पहाड़ी के आकार का जानवर आखिरकार वास्तविकता में वापस आ गया और गूफी पर दहाड़ने लगा। कष्टप्रद गूफी के चेहरे पर अधीरता के भाव दिखाई दिए। एक शक्तिशाली स्थानिक बल ने मोटे जानवर को कुचल दिया। ये देखकर शेष जादुई जानवर तितर बितर हो गए, किसी ने भी रुकने की हिम्मत नहीं की। ये जीव ड्रैगन बिच्छू कबीले का आह्वान करते रहे, लेकिन जब उस कबीले को गूफेल की असली पहचान का पता चला तो वे बदला लेने के बजाय क्षमा की भीख मांगते हुए उपहार लेकर आए। मेरे स्वामी की शक्ति वास्तव में भयानक है। उनका अनुसरण करना सम्मान की बात है। शेर राजा ने इस दृश्य को देखा और अपने पहले लिए गए निर्णय के लिए भाग्यशाली महसूस किया। युद्ध समाप्त होने के बाद गूफी ने अपनी स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करके स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के शरीर को परिष्कृत किया, जिससे केवल सार रक्त का एक पूल और एक जादुई कोर ही बचा। अब जब सभी सामग्रियां एकत्र हो गई हैं, तो जियाओ यी जियान के लिए जहर की गोली विधि आरंभ करने का समय आ गया है। हालांकि जहर की गोली विधि की सफलता दर में सुधार करने के लिए हमें एक ऐसी जगह खोजने की जरूरत है जहां सूर्य की लौ प्रचुर मात्रा में हो। गूफी ने खुद से कहा। उसे याद आया कि ये शहर में ये कबीले के पास एक प्राचीन सूर्य अग्निवेदी थी। अद्भुत, जियो यी जियान अंततः भयानक विष शरीर के अभिशाप से मुक्त हो जाएगा। ये समाचार सुनकर किंगलिन बहुत खुश हुई। हालांकि वह जियो यी जियान को कुछ समय से जानती थी। वे भयानक विष के कारण उसके बहुत करीब नहीं जा सकते थे। इसके बाद गूफी ने समूह को ये शहर की ओर ले गया जो उनके नक्शे पर चिन्हित था। एक दिन बाद गूफी और उसके साथियों के सामने दूर से एक बड़ा गहरा हरा शहर दिखाई दिया। ये शहर एक विशाल मैदान पर बसा था जो हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था, जहां जंगल से शहर तक सड़कें फैली हुई थीं। हम पहुंच गए हैं। जंगल में बसे शहर को देखकर गूफी ने शेर राजा को सीधे उसमें उड़ने का निर्देश दिया। ये शहर, जो कभी प्रतिष्ठित ये कबीले द्वारा शासित था, अपने पूर्व गौरव से गिर गया था, फिर भी किसी ने इसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। ये कबीले ने शहर के केंद्र पर कब्जा कर लिया, जहां उनकी विशाल संपत्ति स्थित थी।
आम लोगों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने से मना किया गया था, जिसकी कड़ी सुरक्षा की गई थी। बेशक ऐसी सुरक्षा उपाय केवल आम विशेषज्ञों के खिलाफ ही प्रभावी थे। गू फेल एमेथिस्ट विंग लायन किंग पर सवार होकर सीधे ये कबीले की संपत्ति पर उड़ गया। ये कबीले पर अतिक्रमण करने की हिम्मत कौन कर सकता है। जल्द ही ये कबीले के कई डू सम्राट और डू पूर्वज विशेषज्ञ उन्हें रोकने के लिए प्रकट हुए। घबराओ मत, मैं यहाँ केवल ये कबीले की प्राचीन सूर्य अग्निवेदी उधार लेने आया हूँ। अवरोधन को देखकर गू फेई ने शांति से समझाया, अब अपनी आभा को छिपाने की जहमत नहीं उठाए। डू वेनेरेट विशेषज्ञ की आभा ने ये कबीले के सदस्यों को चौंका दिया। ये जोंग आश्चर्यचकित और उत्साहित महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-0। वेश्यन लैन आश्चर्यचकित महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5-0। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे युवा डू वेनेरेट विशेषज्ञ होंगे। हरे रंग के लबादे में एक बुजुर्ग व्यक्ति उड़कर आया और गू फेल को ध्यान से देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। भावनात्मक मूल्य सूचनाओं के माध्यम से गूफी को पता चला कि यह आदमी ये जोंग था, ये कबीले का महान बुजुर्ग। वरिष्ठ, आपको पता होना चाहिए कि हमारे ये कबीले की प्राचीन सूर्य अग्निवेदी मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। में बात की BTTH, मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। में इस्तेमाल नहीं सारांश, गूफी ने डूक्यूई महाद्वीप में प्रवास किया और ब्लैक सबमर्ज्ड किंग गूली का प्रिय पोता बन गया। यदि तुम्हारे 16 वर्ष की आयु तक वह पहले से ही गो कबीले का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति बन चुका था। वर्तमान ये परिवार इसके बाद कबीले के नेता गू युआन ने जुन एर को वापस बुलाया और उसके साथ उसकी शादी तय की। पीछे आओ। हालांकि उनकी शादी के 6 महीने बाद भी जुन एर ने अपने रिश्ते को पूरा करने से इनकार कर दिया। हालांकि गूफी पहले से ही जुन एर के प्रति बहुत मोहित था, लेकिन अंततः उसे एहसास हुआ कि उसके प्रति उसकी ठंडक इसलिए थी क्योंकि वह अभी भी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोच रही थी। लगभग उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। ये पता चला कि जब जुन एर ने कहा कि वह तैयार नहीं है, तो वह किसी और के लिए अपनी पवित्रता को बचाने की योजना बना रही थी। गूफी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने निर्णायक रूप से जुन एर को तलाक देने का फैसला किया। नहीं गूफी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। ये जानने पर कि गूफी उससे तलाक लेना चाहता है, जुना तुरंत घबरा गई। BTTH, मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे शियाओ जियान से कहा, चलो तलाक प्रवेश करो। बांस के घर की बालकनी पर हिलाया, अपने पैरों से जमीन को हल्के से छूते हुए वह वेदी में प्रवेश कर गई। पर एक चमकदार मुस्कान के साथ कमरे में ऊर्जा ने उसे शांति से महसूस कराया। तुमने क्या कहा? आप सभी बाहर के अंदर करें। गूफी की बातें सुनकर दूसरों को विदा किया और खुद वेदी में प्रवेश किया। फिर उसने अविश्वास में गूफी को के बीच में क्रॉस लेग बैठी थी। उसने गलत सुना है। शरीर सीधा था, उसकी पतली गर्दन और कमर सुंदर वक्र बना रही थी। गूफी की निगाहें शांत रहीं, उसके बगल में बैठी थी को देख रहा था। काले पत्थर की पहले की तरह खेलने के लिए आगे बढ़ी। वह मूल रूप से पृथ्वी से था। जैसे ही पत्थर की गोली को धकेला गया, वह अप्रत्याशित रूप से कुछ सक्रिय महाद्वीप में स्थानांतरित हो गया। चारों ओर की पत्थर की दीवारें हिलने लगी। कबीले के शक्तिशाली आठ सितारा हिलती हुई पत्थर की दीवारों ने एक गोला का पोता बना दिया, जिसने गूफी के मामले में जियान को वेदी के भीतर घेर लिया। उन्हें बाहर से पूरी तरह से बंद कर दिया। दोनों बचपन के प्रेमी थे। बाहर से केवल एक कुछ साल बाद कबीले की दीवार दिखाई दे रही थी। ने अचानक जुना को जैसे शहर में सूरज की रोशनी भेजने का फैसला किया। वेदी के भीतर अग्नि ऊर्जा कबीले के प्राचीन तुशेज़ैद की तलाश करनी में बदल गई। उस समय गूफी इसे रोकना चाहता था, लेकिन जियान ने थोड़ा साल का बच्चा था। गो कबीले के भीतर महत्वहीन शियाओ यी जियान के मुख्य नेता गू युआन द्वारा लिए गए फैसले को बदल नहीं सकता था। अगले ही पल ये देख सकता था कि युआन द्वारा जुना को उनके सामने से बाहर भेजा जा रहा है। ये स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का जादुई जुना को वापस लाने का कोई रास्ता खोजने की तुम्हारे लिए जहर की गोली को 10 साल करना शुरू करने जा रहा हूं। तेजी से आगे बढ़ी और ने शांति से कहा, सबसे चमकदार प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जियान के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। जिसे कभी युवा कबीले का नेता नियुक्त किया गया था, उसे पता चल गया कि यह शर्मीली होने का समय नहीं है। कबीले के भीतर उनकी नाजुक पुरानी ने धीरे से उसके लबादे को ज्यादा किया और यह उसके बाद गोरी त्वचा पर कबीले के नेता की बेटी को वो कबीले में वापस लाने के लिए जैसा शरीर दिखाई देने परिषद में आवेदन किया। जैसे ही जियाओ जियान का निर्दोष शरीर से शादी करने की इच्छा भी व्यक्त की। की निगाहें झिलमिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। साधना में अद्वितीय प्रतिभा को देखते हुए तैयार युआन भी विवाह के लिए कर सकते थे। जियाओ यी जियान ने अपनी आंखें शादी के लिए सहमत हो गए। उसकी पहले की भी दायरा में वापस लाने के बाद कबीले के नेता युआन ने व्यक्तिगत रूप से गूफी और जुना के बीच विवाह की व्यवस्था छुआ। जियाओ यी जियान का शरीर हालांकि दोनों विवाहित थे। पिछले 6 महीनों से इस मोहन सनसनी के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि उसे छूने की भी अनुमति नहीं दी थी। जल्दी से किसी भी विचलित करने वाले विचारों या किसी अजनबी के प्रति उससे भी ज्यादा ठंडा एकाग्र किया और 6 महीने से ज्यादा समय जियान के शरीर में विवाह के प्रति दयालु होने के लिए वह सब कुछ किया जो कर सकता था।
ज्वालाओं के सम्मिलन से बनी ज्वालाएं जियाओ जियान के शरीर के भीतर बिल्कुल भी पसंद को निर्देशित करने लगी, जिससे वह तेजी से संकुचित होने लगी। क्योंकि लिन यंग ने गो दायरे के बाहर से जियाओ यान के बारे में खबर वापस लाई थी। गैस जियाओ जियान के पहले उसने लिन यंग से गो कबीले की मुख्य होने लगी कि जियाओ यान को भेजने को भी कहा गई है। अब इसे जादुई कोड से निकालें और बोधिसत्व परिवर्तन लाश वाला शुद्ध ज्वाला को भी देने को तैयार थी। हुई जहरीली गैस को महसूस करते हुए लिन यंग से 3 महीने बाद ड्रैगन बिच्छू जानवर के यान के साथ एक पकड़ा और व्यवस्था करने को यान के निचले पेट पर दबाया। एर के पति के रूप में तुरंत बाद को उससे कभी अपना हाथ नहीं थोड़ा मोड़ा और जेड बॉब से बोधिसत्व परिवर्तन लार को किसी दूसरे आदमी से मिलने की योजना भी बना रही थी। लार ने कई हरे धूल के कण छोड़े, कैसे बर्दाश्त कर सके, लेकिन मुख्य द्रव्यमान से पूरी तरह से अलग बंद करो। हमारी शादी के बजाय 6 महीने नीचे की ओर संघनित होते रहे, के दिल में अंगूठे के आकाश की भावना छोटा हरा मन का बन गया। गंभीरता से बोलते हुए इस मन के से कोई आश्चर्य नहीं हो गया। उसने इसे एकत्र किया और फिर परिष्कृत बोधिसत्व कोई जवाब नहीं लार को जियाओ जियान के पेट पर शांति से देखा। उसकी आंखों में कोई परिवर्तन लार उसके शरीर में व्याप्त हुई। प्रतिक्रिया जियान की मेरिडियन को एहसास हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा गैस के कारण कुछ जीवन शक्ति को सहमत नहीं पहले से भी अधिक जीवन शक्ति के साथ बदल गए और उसने अपना सिर हिला दिया। आखिरकार हमारी शादी के बाद से ही हम शुरुआती चरण में हैं, जिससे इसे नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान था। मैंने क्या गलत किया है कि तुम सुचारू रूप से चल सके। मैं तलाक के लिए बिल्कुल के प्रयास से उसके शरीर की सारी जहरीली गैस जहर की गोली में समा गई को दृढ़ता से देखा। एक बार जब जहर की गोली के नेता की बेटी होने के नाते असाधारण तरह से उसके नियंत्रण में आ जाएगा और से कभी नहीं फूटेगा। अगर उसने गूफी को तलाक दिया तो जियाओ दूसरों की दुर्भावनापूर्ण व्यक्तिपूर्ण लगने की शरीर में कोई कमी नहीं और उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। अपने हाथ जियाओ जियान की त्वचा से हटा होने देगी। हाँ, जियाओ जियान ने धीरे से उत्तर दिया। इमोशन आवाज कोमल 0-0। उसका नंगा शरीर गूफी के दिमाग में एक जानी पहचानी सिस्टम कर रहा गूंजी, जिससे वह लगभग एक दिव्य युवती की तरह दिखाई दे रही थी। तो जो पवित्र राशि भावना को प्रकट कर रही थी, और यह उस समय था जब वह इमोशन अपग्रेड सिस्टम से जुड़ गया था। जियाओ जियान ने कृतज्ञता वाले लोगों से इमोशन पॉइंट इकट्ठा करके वह अपनी क्षमताओं को अपग्रेड कर सकता था। गुलाबी त्वचा और उसके सामने की बर्ड सिस्टम की वजह से पूरी तरह से गूफी पिछले 10 सालों में इतनी तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम नहीं था। ऐसे परिपूर्ण शरीर का सामना करते हुए उसके भी चेहरे ज्वाला को दबाना मुश्किल लग रहा था। गूफी ने व्यंग्यात्मक लहजे में एक साथ तलाक से इनकार करने का तुम्हारा रिश्ता बहुत पहले से ही केवल दोस्तों से आगे निकल गया था। वह पहले जानता था। जैसे ही लेकिन कोमल मिली, उनके शरीर करीब आ गए, कसकर एक दूसरे से लिप दिख रही थी। मेडुसा शादी के बाद और गुस्सा महसूस बदला था। वे अभी भी अजनबी जैसे थे। 0-0 मुझे अधिकार जैसे ही क्यों फेक हो रहा था तुम्हारे कहने पर अचानक सिस्टम क्यों लेना चाहिए की आवाज आई। गूफी के चेहरे पर ठंडी हंसी से कैसे क्रोधित हो गई और वह संकेत सुनकर से चिल्लाई। गूफी जो जियाओ जियान को कसकर गले मरने के कगार पर जल्दी से अपने पीछे हो रहा है और तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो। उसकी आस्तीन में छिपा 7 रंगों वाला छोटा सा सांप अब वेदी के किनारे पर सलग कई सालों से पसंद और जियाओ जियान से उसने आखिरकार उससे रिश्ता तोड़ने का मन बना लिया था। जियाओ जियान के ठंडे हाथ गूफी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द को सुनकर वह पूरी तरह से थोड़ा काम को भूल गया। डिंग, वे दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते रहे। भावना अंक जोड़ 2-0। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कभी धोखा दिया है, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। गूफी की ओर इशारा करते हुए और जोर से जवाब